हेलो मैम, दिस इज सेजुकी गर्ग। कैसे हैं आप सब? चलिए बेटा, आज स्टार्ट करते हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे ना, वो हमारा रहेगा सर मॉक टेस्ट पेपर। ठीक है। आई नो आप सबके एग्जाम्स आने वाले हैं एंड सीए के अंदर बहुत सारा सिलेबस है। तो मॉक टेस्ट पेपर इज समथिंग जो हम सोचते हैं कि हमें कवर करने हैं, लेकिन लास्ट तक ना बहुत बार रह जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही सारे बच्चों के रह जाते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों का ना मॉक टेस्ट पेपर रह जाता है। मतलब वो सोचते रहते हैं कि ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, लेकिन मॉक टेस्ट पेपर रह जाता है। मतलब मेरे स्टूडेंट ने मुझे एक दो बार बोला कि मैम लास्ट तक ना मॉक टेस्ट पेपर मतलब सोचते हैं करने के लिए, लेकिन हो नहीं पाता। तो मुझे लगा क्यों ना डिस्कस कर लेते हैं। बिकॉज जब हम डिस्कस करेंगे ना फिर फटाफट हो जाएगा, वरना क्या होता है मॉक टेस्ट पेपर उठाया, एक दो क्वेश्चन कर लिए, फिर लगता है चलो बाद में करूंगा। तो इट्स बेटर कि एक बार उठाते हैं, फटाफट खत्म कर लेते हैं। ये सारे क्वेश्चंस में जो भी प्रॉब्लम आएगा अभी डिस्कस कर लेंगे। राइट। बेटा देख, पहले तो देख तेरे मॉक टेस्ट पेपर के अंदर तेरे दो डिवीजन हैं, डिवीजन ए एंड डिवीजन बी। ए के अंदर तुम्हारी केस स्टडी, ठीक है, और एमसीक्यू कवर हो रहे हैं, एंड सेकंड के अंदर बाकी का कवर हो रहा है। तो स्टार्ट करेंगे डिवीजन बी के साथ, फिर करेंगे डिवीजन ए। दोनों कवर करेंगे आज ही इसी वीडियो के अंदर, लेकिन स्टार्ट करूंगी बी के साथ। ठीक है। आप लोग प्लीज जल्दी से अपना मॉक टेस्ट पेपर डाउनलोड कर लो। ये हमारा मॉक टेस्ट पेपर 1 है, फिर 2 भी करेंगे। चलिए, सबसे पहले है आपके पास सबसे स्कोरिंग टॉपिक, मतलब आपके एग्जाम के अंदर सबसे वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक जो भी है, ट्रू करेक्ट एंड इनकरेक्ट विद रीजंस। बेटा यहाँ पे याद रखना कि ये बेसिकली 2 मार्क्स के पूछते हैं ईच। ठीक है। इसके अंदर से ना एक नंबर तुम्हारा करेक्ट और इनकरेक्ट का होता है, एक नंबर होता है रीजन का। और बहुत बार तो क्या होता है सर, 1.5 नंबर दे देते हैं रीजन के ऊपर। ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना, इनके जब भी आंसर्स दोगे ना विद रीजंस दोगे कि भैया तुमने करेक्ट बोला है तो क्यों बोला है, विद रेफरेंस दोगे। अगर वो क्वेश्चन स्टैंडर्ड से बिलोंग करता है तो स्टैंडर्ड का रेफरेंस दो, सेक्शन से बिलोंग करता है, कंपनी एक्ट का है, कंपनी ऑडिट का है तो वो दो, कारो का है तो ट्राई करना कि क्लोज नंबर दे पाओ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमेशा रीजन के साथ लिख के आओगे। राइट। ठीक है। चलो फटाफट देख लेते हैं। सॉरी। The auditor is expected to and can reduce audit risk to zero, can therefore obtain absolute assurance. क्या ऑडिटर सर ऑडिट रिस्क को जीरो कर सकता है और अपने वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस ऑब्टेन करता है? नहीं सर, इनकरेक्ट। ऑडिटर अपने ऑडिट रिस्क को जीरो नहीं कर सकता। ठीक है। वो कैसे एश्योरेंस लेता है सर? रीजनेबल रीजन, बिकॉज ऑफ द इनहेरेंट लिमिटेशन इन ऑडिट। ऑडिट के अंदर कुछ इनहेरेंट लिमिटेशन है जिसकी वजह से ऑडिट के अंदर ऑडिटर कभी भी अपने ऑडिट रिस्क को जीरो नहीं कर सकता। राइट। और कैसे एश्योरेंस लेता है? रीजनेबल। राइट। सबसे इजी क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन ना ऑलमोस्ट हर बार होता है, करेक्ट इनकरेक्ट में हो गया, एमसीक्यूज में हो गया, ऑलमोस्ट हर बार। ठीक है, बिकॉज दिस इज द बेस ऑफ ऑडिट। Second, the concept of materiality is important and relevant considering a consideration for the auditor in financial statement. Yes, sir. Materiality is a concept जो auditor अपने पूरे audit के अंदर consider करता है, अपना ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड करते हुए, अपना ओपिनियन फ्रेम करते हुए, फ्रॉम स्टार्ट से लेके एंड तक वो इसी चीज पे डिपेंड करता है ना, उसका प्रोफेशनल जजमेंट कि वो चीज मटेरियल है कि नहीं है। ठीक है। तो ट्रू, द कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी इज इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट for the auditor in financial statement. Clear? Audit evidence obtained from external confirmation is always relevant. 505 external confirmation. सर अच्छा, ऐसे 500 के अंदर दिया हुआ है ना कि आपका ऑडिट एविडेंस कैसा होना चाहिए? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। और एप्रोप्रिएट कब होता है? अगर वो एविडेंस रेलिवेंट और रिलायबल है। रेलिवेंट एंड रिलायबल। ठीक है। और उसकी रिलायबिलिटी किस किस बात पे डिपेंड करती है सर? उसके सोर्स पे। मतलब अगर इंटरनल सोर्स है तो उससे ज्यादा एक्सटर्नल सोर्स वाले ऑडिट एविडेंस ज्यादा रिलायबल होते हैं। ठीक है। जो ऑडिट एविडेंस ऑडिटर डायरेक्ट ऑब्टेन करते हैं वो ज्यादा रेलिवेंस ज्यादा रिलायबल होते हैं। ओरिजिनल फॉर्म में जो रहते हैं वो ज्यादा रिलायबल होते हैं। इंटरनल एविडेंस है तो उसके ऊपर इंटरनल कंट्रोल चेक करते हो। ये सब तो है ना? क्लियर? तो सर अगर वो सारे के सारे तुम चीजों को चेक करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ऐसे 505 बात करता है ना एक्सटर्नल कंफर्मेशन के बारे में, वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल ऑडिट एविडेंस है, बिकॉज ऑडिटर इसको एक्सटर्नल सोर्स से ऑब्टेन करते हैं। सर रिलायबिलिटी ना बेसिकली किन तीन चीज पर डिपेंड करती है? नेचर ऑफ ऑडिट एविडेंस, राइट,
सर्कमस्टांस एंड सोर्स। ठीक है, अब ये एक्सटर्नल कंफर्मेशन बाहर के सोर्स से ऑब्टेन करते हैं। नेचर भी राइटिंग में होता है, बिकॉज ओरल एक्सटर्नल कंफर्मेशन जैसा तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, राइट? तो सर दिस इज द वन ऑफ द रिलायबल एविडेंस, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हर बार ही रिलायबल हो। कई बार सर्कमस्टांस कुछ ऐसे होते हैं जिसकी वजह से एक्सटर्नल कंफर्मेशन भी रिलायबल इंफॉर्मेशन नहीं देते, तो दिस इज इनकरेक्ट कि ऑलवेज रिलायबल नहीं होते, लेकिन वन ऑफ द रिलायबल ऑडिट एविडेंस है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर टाइम हर सर्कमस्टांस में रिलायबल रहेंगे, राइट? नेक्स्ट क्या है, सी के हैज resigned as an auditor after 2 months of his appointment. एक तो सर ये किस चीज का केस हो गया, कैजुअल वैकेंसी राइज हो गई इन NML लिमिटेड, ठीक है सर। he want to file ADT4 with the registrar within the 30 days from the date of resignation। सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं सीए साहब? सर पहली चीज तो ये कि रेजिग्नेशन के अंदर कौन सा फॉर्म जाता है, ADT3, राइट? और कितने दिन के अंदर? सर सेक्शन 140 सब सेक्शन 2 क्या बोलते हैं कि जब भी ऑडिटर रिजाइन करेगा, तो ऑडिटर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने रेजिग्नेशन के 30 डेज के अंदर वो किस किस को इन्फॉर्म कर दे, रजिस्ट्रार को एंड कंपनी को। एंड रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करते हुए वो कौन सा फॉर्म सबमिट करता है सर, ADT3, राइट? और कितने दिन के अंदर? 30 दिन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सर कि 60 दिन के अंदर करते हैं कि 30 दिन के अंदर करते हैं? 30 दिन के अंदर। और दूसरी चीज ADT4 नहीं, ADT3 सबमिट करना होता है, तो दिस इज इनकरेक्ट। पूरा का पूरा सेक्शन एक्सप्लेन करके आना, सेक्शन 140 सेक्शन 2, क्लियर? अच्छा एक बात बताओ, ADT4 किस चीज के लिए यूज करोगे? फ्रॉड के लिए। सेक्शन 143 से सेक्शन 12 किस चीज के बारे में बात करता है? फ्रॉड का रिपोर्टिंग। तो फ्रॉड का रिपोर्टिंग करने के लिए ऑडिटर को कौन सा फॉर्म यूज करना पड़ता है सर? ADT4, राइट? नेक्स्ट है satisfactory control environment in absolute deference to the fraud। कंट्रोल इन्वायरमेंट याद है ना? कंट्रोल इन्वायरमेंट के तुम्हारे 5 कंपोनेंट थे, क्या क्या? सॉरी, इंटरनल कंट्रोल के तुम्हारे 5 कंपोनेंट थे, क्या क्या? कंट्रोल इन्वायरमेंट, दूसरा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, राइट? उसके अलावा इंफॉर्मेशन सिस्टम, राइट? उसके अलावा सर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल एक्टिविटी। और जब हम बात करते हैं कंट्रोल इन्वायरमेंट की, तो सर दिस इज द वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। कंट्रोल इन्वायरमेंट क्या था? वो कल्चर, वो बिहेवियर जो मैनेजमेंट और TCWG अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है? और क्या बोला जाता है कि सर जितने, बिकॉज कंट्रोल इन्वायरमेंट जितना अच्छा होगा ना, बाकी चारों कंपोनेंट उतने अच्छे से काम कर पाएंगे, क्लियर? ये बोला जाता है कि कंट्रोल इन्वायरमेंट अगर अच्छा है तो वहां पे फ्रॉड होने के चांसेस कम है, लेकिन सर हम ये नहीं बोलते कि एब्सोल्युटली डेफर हो जाएगा, मतलब अगर कंट्रोल इन्वायरमेंट अच्छा है तो फ्रॉड हो ही नहीं सकता। लेकिन हाँ, कंट्रोल इन्वायरमेंट सेटिस्फैक्टरी है तो इस केस के अंदर फ्रॉड होने के चांसेस कम हो जाते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट डेफरमेंट नहीं होता, राइट? बिकॉज ये बाकी कंपोनेंट, इंटरनल कंपोनेंट के बाकी जो 5 कंपोनेंट इंटरनल कंट्रोल के, उसमें से एक क्या है? कंट्रोल इन्वायरमेंट। ये बाकी 4 कंपोनेंट को फ्रेम प्रोवाइड करते हैं, बेस प्रोवाइड करते हैं। जितना अच्छा इंटरनल कंट्रोल इन्वायरमेंट होगा ना, बाकी कंपोनेंट उतने अच्छे से काम कर पाएंगे। याद है ना, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 4 के अंदर, क्लियर? तो इनकरेक्ट है, एब्सोल्यूट डेफिनेट नहीं देता, लेकिन हाँ चांसेस कम कर देता है, क्लियर? हाँ जी सर। नेक्स्ट है के लिमिटेड। हाँ जी, K Limited, a non-government company, was incorporated on 1st October 2019. ठीक है, Mr. B, Managing Director of K Limited, एक कंपनी बनी है K Limited, right? Himself appoint the first auditor of the company on 31st December 2019. सर ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के बारे में कौन सा सेक्शन बात करता है आपका? सेक्शन 139, क्लियर, राइट? सर 139 के अकॉर्डिंग
इन केस ऑफ द नॉन गवर्नमेंट कंपनी अपॉइंटमेंट कौन करेगा सर? फर्स्ट ऑडिटर की। कंपनी के इनकॉर्पोरेट होने के 30 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं कर पाते तो 90 डेज के अंदर किसको करना होता है सर? मेंबर्स को। क्लियर? और यहाँ पे क्या है सर? यहाँ पे पहली चीज तो सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर। खाली एमडी तो कहीं केस में कर ही नहीं सकता। चलिए काम करते हैं, 139 एक बार पूरा सेक्शन पढ़ लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट सेक्शन है। चार्ट्स पे लेके जा रही हूँ आपको। ठीक है सर, सेक्शन 139 बात करता है अपॉइंटमेंट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं सर गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट कंपनी की। फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। कहाँ से? फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। क्लियर? अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं कर पाते तो 90 डेज के अंदर मेंबर्स करेंगे। क्लियर? बेटा हमारे केस के अंदर अगर तुम ध्यान दोगे ना तो पहली बात तो फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट करने का राइट या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास है। अगर वो 30 दिन के अंदर नहीं कर पाते तो मेंबर्स कर सकते हैं। पहली चीज तो एमडी के पास तो है ही नहीं वो राइट, तो वैसे डिस्क्वालिफिकेशन हो गया। क्लियर? दूसरा केस, मेंबर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास भी कितना टाइम है सर? 30 दिन। यहाँ तो ऑलरेडी कितने हो गए हैं सर? 60 डेज। यहाँ तो ऑलरेडी सर अक्टूबर में इनकॉर्पोरेट हो गई थी, 31 दिसंबर को किया है, 30-60 दिन हो गए। इस टाइम तो किसको करना चाहिए सर? मेंबर्स कर सकते थे। क्लियर? इज इनकरेक्ट। सेक्शन लिख के आना 139 का रेफरेंस। एक बात पूछ और तुम्हारे ट्रू एंड फॉल्स से रिलेटेड नहीं है, वैसे ही पूछ लो। अच्छा एक बात बताओ, इस केस के अंदर क्या कैजुअल वैकेंसी अराइज होएगी? अब देखो, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट किया एमडी ने, बाद में पता चला अरे ये तो अपॉइंटमेंट ही नहीं कर सकता था, तो क्या इस केस में जब ऑडिटर अपना ऑफिस वेकेट करेगा क्योंकि उसका अपॉइंटमेंट ठीक से नहीं हुआ, क्या ये केस कैजुअल वैकेंसी को अराइज करता है? नहीं सर, ये चीज कैजुअल वैकेंसी को अराइज नहीं करती। बिकॉज कैजुअल वैकेंसी आती है अगर तुम्हारा अपॉइंटमेंट हो जाता है, उसके बाद अपॉइंटमेंट के बाद ड्यूरिंग द टेन्योर तुम अपना ऑफिस बीच में छोड़ दो। लेकिन बेटा यहाँ पे तो अपॉइंटमेंट ही सक्सेसफुल नहीं हो पाया बिकॉज वो ही वॉइड है, तो कैजुअल वैकेंसी का केस नहीं है। याद रखना, एमसीक्यू कबर आए तो दिस थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा, ये तो बहुत डायरेक्ट पूछा गया है। लेकिन अगर क्वेश्चन एक्सटेंड करते हुए पूछ दें कि सर क्या इसके बाद ये कैजुअल वैकेंसी अराइज करता है? नहीं सर। क्लियर? all non-government organization NGOs registered under the Companies Act 2013 are allowed to maintain accounts either on the accrual basis or cash basis. True or false? सर देखो, आपका एनजीओ सोसाइटी भी हो सकता है, ट्रस्ट भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकता है सेक्शन 8 के अंदर। ठीक है बेटा, देख अब वो जो चीज कंपनी है उसके ऊपर कंपनीज एक्ट तो लगेगा लगेगा ना। क्लियर? तो कंपनीज एक्ट सेक्शन 138 आपका एनजीओ के ऊपर भी लगेगा। अगर कोई एनजीओ कंपनी के फॉर्म में है ना तो उसको अपने बुक्स एज पर द सेक्शन 128 बनानी पड़ेगी। और सेक्शन 128 क्या बोलता है कि किस बेसिस पे कंपनी को अपनी बुक्स मेंटेन करनी होती है? अक्रूवल बेसिस पे। तो एनजीओ कैसे बुक्स मेंटेन करेंगे? अगर कोई एनजीओ कंपनी है तो उसे खाली अप्रूवल बेसिस पे बुक्स बनाना अलाउड है, कैश बेसिस पे नहीं। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखना, अगर कंपनी के अलावा सोसाइटी या ट्रस्ट फॉर्म में एनजीओ है तो सर इस केस के अंदर वो कैश बेसिस पे अपनी बुक्स मेंटेन कर सकता है। ये चीज याद रखना। ऐसा नहीं है कि तुम ये वाला तुम मॉक टेस्ट पेपर में पढ़ के चले जाओ और पेपर में आ जाए कि सर कोई एनजीओ है जो सोसाइटी फॉर्म में है तो वो अपनी बुक्स क्या कैश बेसिस पे बना सकता है? यस सर, सोसाइटीज बना सकती हैं, ट्रस्ट बना सकती है, लेकिन कंपनी नहीं बना सकती। अगर कोई एनजीओ कंपनी फॉर्म में तो उसके ऊपर कंपनी एक्ट भी लगेगा। और कंपनी एक्ट सेक्शन 128 क्या बोलता है कि बुक्स कैसे मेंटेन करोगे? अक्रूवल बेसिस पे। क्लियर? राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द ऑडिटर, वॉइस का प्रॉब्लम आई थिंक आने लगा। हाँ जी, व्हेन द ऑडिटिंग, सॉरी, हाँ, when auditing in an automatic environment, inquiry is often the most efficient and effective audit testing method. क्वेश्चन समझ में आया सर? हाँ जी सर, बताइए, क्या इंक्वायरी सबसे इफेक्टिव और एफिशिएंट मेथड है ऑडिट के अंदर? सर बेटा देख, सर एक काम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन ना
एक बार समरी बुक में से जाके डिटेल में देख लेते हैं, बिकॉज आपकी इसके साथ ना 2-3 क्वेश्चन और डिस्कस हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो ऑटोमेटिक इन्वायरमेंट में ना ऑडिटर के पास बेसिकली 4 मेथड रहते हैं। क्या? इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन एंड द री-परफॉर्मेंस, इंटरनल कंट्रोल को चेक करने के लिए। क्लियर? उसके अंदर से सर इंक्वायरी इज समथिंग विच इज वेरी मतलब इज ए वेरी इंपॉर्टेंट ऑडिट मेथड जो ऑडिटर को यूज करना होता है। लेकिन सर खाली इंक्वायरी करके काम नहीं चलता, आपको इंक्वायरी के कॉम्बिनेशन में बाकी प्रोसीजर करने पड़ते हैं ऑडिटर को। खाली इंक्वायरी से काम नहीं चलता, ऑल्दो इंक्वायरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर टाइम यूज होगा, लेकिन खाली इंक्वायरी से काम नहीं चलता। ठीक है, सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन जो माना जाता है ना, दैट इज इंक्वायरी प्लस इंस्पेक्शन। ठीक है, अगर इंडिविजुअली देखोगे, इंक्वायरी क्या है सर? इंक्वायरी एफिशिएंट तो है सर, एफिशिएंट का मतलब है कि तुम्हें बहुत जल्दी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन इफेक्टिव नहीं है सर। जनरली इंक्वायरीज किसी फॉर्म में होती है सर? ओरल फॉर्म में। तो खाली उसके बेसिस पे तुम अपना ओपिनियन फ्रेम नहीं कर सकते। ठीक है, तुम्हारा इसके अंदर कॉस्टिंग कम लगेगा, टाइम कम लगेगा, लेकिन इफेक्टिव नहीं है। सबसे इफेक्टिव प्रोसीजर कौन सा है सर? री-परफॉर्मेंस। लेकिन ये एफिशिएंट नहीं है, मतलब री-परफॉर्मेंस करने में ऑडिटर का टाइम और कॉस्ट दोनों ज्यादा लगते हैं। ठीक है, तो जो बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है दैट इज इंक्वायरी प्लस इंस्पेक्शन। बेटा देख, यहाँ पे बेसिकली तुम्हें 3 क्वेश्चन डिस्कस करवाने थे, इसीलिए मैं चार्ट्स के ऊपर आपको लेके आई। ये देख, इंक्वायरी इज द मोर इफेक्ट एफिशिएंट, मतलब टाइम कम लगता है, कॉस्ट कम लगता है इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने में, लेकिन इफेक्टिव नहीं है। खाली इंक्वायरी के बेसिस पे तुम काम नहीं चला सकते। री परफॉर्मेंस से जो ऑडिट एविडेंस मिलते हैं वो इफेक्टिव है, लेकिन वो एफिशिएंट मेथड नहीं है, मतलब इसके अंदर ऑडिटर को बहुत टाइम और कॉस्ट इन्वेस्ट करना पड़ता है। बेस्ट कॉम्बिनेशन जो माना जाता है दैट इज इंक्वायरी प्लस इंस्पेक्शन। बाकी कौन सा प्रोसीजर लगाना है, कब लगाना है, वो सब ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट पे डिपेंड करेगा। क्लियर? बात समझ में? ये 3 क्वेश्चन डिस्कस होते हैं सर। ठीक है सर, ये था आपका ट्रू एंड फॉल्स। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेटा देख, ऑडिट के पेपर के अंदर ना सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है, वो जो सबसे बड़ी गलती जो करते हैं बच्चे, वो पता है क्या करते हैं? क्वेश्चंस को ठीक से नहीं पढ़ते और अपने आप क्वेश्चन का आंसर लिखने लग जाते हैं और फिर बोलते हैं मैम नंबर नहीं आए। तो बेटा प्लीज अभी से ही ना सबसे पहला फोकस क्या होना चाहिए? आप सारे के सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ोगे। पहला ध्यान किस पे होना चाहिए? क्वेश्चन की रीडिंग के ऊपर, उसके बाद उसका आंसर फ्रेम करोगे। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, जरा शिफ्ट ही कर देती हूँ आपके नोट्स को किस पे? क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन क्या है? द ऑडिटर कंडक्टिंग द ऑडिट should take care to ensure that financial statement would not mislead anybody. Explain. हाँ जी सर, क्वेश्चन समझ में आता है? जब भी ऑडिटर ऑडिट करेगा तो उसे क्या इंश्योर करना होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को मिसलीड तो नहीं कर रही। अब इसको चेक करने के लिए उसे क्या क्या देखना पड़ेगा सर? सर ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें बच्चे फट्टे मार के आएंगे, लेकिन इसका बहुत प्रिस्क्राइब आंसर दिया हुआ स्टडी मेट के अंदर। एक काम करते हैं, आंसर पे चलते हैं, वहीं डिस्कस करते हैं। हाँ जी सर, एक काम करते हैं, मैं आपको चार्ट्स पे लेके जाती हूँ। ये आपके फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, राइट? कि ऑडिटर को ये चेक करने के लिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसको मिसलीड तो नहीं कर, उसे क्या क्या चेक करना पड़ता है। सर मैंने पूरे आंसर को ना 2 पार्ट में डिवाइड किया है कि बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर आपको क्या चेक करना पड़ेगा और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आपको क्या चेक करना पड़ेगा। ठीक है, बुक्स ये चेक करने के लिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को मिसलीड तो नहीं कर रहे, ऑडिटर को ये सब चीजों को चेक करना पड़ेगा। पहली चीज बुक्स ऑफ अकाउंट के बारे में, उसे चेक करना है कि सर जितने भी अकाउंट्स बनाए गए हैं, मतलब जितने भी लेजर्स बने हैं वो बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच कर रहे हैं। क्लियर? बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब जर्नल एंट्रीज पास करते हुए सर प्रॉपर एविडेंस है, मतलब मान लीजिए कोई सेल्स का जर्नल एंट्री डाला है तो उसके सपोर्टिंग में प्रॉपर इनवॉइस होना चाहिए। क्लियर? कोई भी एंट्री छूटी ना हो, सारी की सारी ट्रांजेक्शन बुक के अंदर आ रही है कि नहीं आ रही है। क्लियर? और ना कोई ट्रांजेक्शन एक्स्ट्रा होनी चाहिए, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं है, मतलब ऐसे कोई ट्रांजेक्शन या ऐसे कोई इवेंट जो हुआ ही नहीं है उसकी कोई ट्रांजेक्शन पोस्ट की हुई है, तो ना तो एक्स्ट्रा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए। क्लियर? बुक्स ऑफ अकाउंट में आपको क्या चेक करना है?
कि जितने भी अकाउंट्स बनाए, जितने भी लेजर्स बने हैं, वो सारे बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच करें। सर देखो, पहले क्या होता है, मान लीजिए कोई इनवॉइस आया होगा, कोई इवेंट हुआ होगा, उसका एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होगा। फॉर एग्जांपल सर सेल्स है, पहले इनवॉइस आया होगा, उसके बाद उसकी जर्नल एंट्री पास होती है, सबसे पहले बेसिक बेसिक अकाउंटिंग, देन लेजर्स, देन ट्रायल बन के आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं। तो क्या बोला गया है सर, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ तक लेजर्स तक। तो क्या बोला गया, जितने भी अकाउंट्स बने हैं ना, वो सारे के सारे आपके बुक्स ऑफ अकाउंट के बेसिस पे बने हो। दूसरा, बुक्स ऑफ अकाउंट में जितना भी एंट्रीज गया है, वो सारे की सारी के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो। क्लियर। और कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन जिसकी एंट्री जानी चाहिए थी, ना तो ये हो कि वो एंट्री रह जाए, ना कोई एंट्री एक्स्ट्रा होनी चाहिए। मतलब सेल्स हुई है 10, ये मतलब नहीं है कि 11 एंट्री पास कर रखी है, राइट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में आपको क्या चेक करना है सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या करोगे, क्लियर होना चाहिए कि सबको समझ में आ जाए आपने क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं। ठीक है सर। एज पर एफआरएफ सारे के सारे ट्रांजेक्शन डिस्क्लोज होनी चाहिए। आपके एफआरएफ, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एफआरएफ बनना चाहिए, और इस तरीके से बनना चाहिए कि वो आपके बिजनेस का ट्रू एंड फेयर व्यू दे सके। ठीक। सर जो ये वाला क्वेश्चन है ना, बच्चे मिस कर देते हैं। इसकी जगह मतलब पेपर में आएगा ना, तो बहुत चांसेस है बच्चे मतलब फट्टे मार के आए, क्योंकि जर्नल क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर बहुत स्पेसिफिक स्टडी मेट के अंदर दे रखे हैं। आपके पास अगर मेरी समरी बुक होता तो उसमें वहां भी मिल जाएगा। तो प्लीज, बहुत स्पेसिफिक आंसर है, यही लिख के आना, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। क्लियर। चलो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगेन शिफ्ट कर रही हूँ मैं आपका क्वेश्चंस के ऊपर। हाँ जी। Lord Justice, in the course of the judgment of the famous London and Journal Bank case, has succinctly summed up the overall view of what an auditor should be as regard the personal qualities, right? Explain, stated the qualities an auditor should possess. एक ऑडिटर के अंदर कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, राइट? ठीक है सर, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो वो वाली क्वालिटी जो डिक्सी ने बताई थी, क्लियर। उसके अलावा फिर एथिकल रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लाई करना है। एक काम करते हैं, नोट्स पे चले जाते हैं। ठीक है, हाँ जी सर। क्वालिटी, क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए सर ऑडिटर के अंदर। पहला तो जर्नल क्वालिटीज जो टेक्सी ने बताई थी, क्लियर। दूसरा सर, एथिकल रिक्वायरमेंट्स, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंडिपेंडेंस, प्रोफेशनल बिहेवियर, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, राइट। उसके अलावा सर, नॉलेज ऑफ द जर्नल प्रिंसिपल ऑफ लॉज, मतलब सर जो जर्नल लॉज लगते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, कंपनीज एक्ट हो गया, इन सब की नॉलेज होनी चाहिए, तभी तुम ऑडिट कर पाओगे। मतलब तुम्हें जो बेसिक लॉज लगते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, उनकी नॉलेज होनी चाहिए, क्लियर। उसके अलावा सर, तुमने अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड थर्टिकल एजुकेशन कंप्लीट की होनी चाहिए सर। थर्टिकल नॉलेज मतलब तुम्हारे सीए फाइनल क्लियर होना चाहिए। सर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो आर्टिकलशिप तुम करते हो, वो कंप्लीट होनी चाहिए सर। उसके अलावा सर, जिस बिजनेस को ऑडिट करने जा रहे हो, जिस क्लाइंट को ऑडिट करने जा रहे हो, उसके बेसिक, उसका जो बिजनेस है उसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। उसके अलावा सर, अकाउंटिंग की बहुत डिटेल नॉलेज होनी चाहिए, तभी चेक कर पाओगे ना कि मैनेजमेंट ने अकाउंटिंग ठीक से की है कि नहीं की। तो दीज आर द क्वालिटीज जो एक ऑडिटर के अंदर होनी चाहिए। क्लियर। पेपर के अंदर या तो आ सकते हैं क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर, या आ सकते हैं सर एज पर द डिक्सन कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। तो दो क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना बेटा। In stabilize the overall audit strategy, the auditor shall, among other consideration, ascertain the nature, time, and extent of the resources necessary to perform the engagement. Explain this consideration in details. हाँ जी बेटा, पहले ये बताओ ऑडिट स्ट्रैटेजी, सिर्फ क्वेश्चन क्या कि ऑडिट स्ट्रैटेजी को बनाते हुए तुम्हें किन किन बातों का ध्यान रखना है, वाई स्टेबलाइज द ऑडिट स्ट्रैटेजी, तुम किन किन बातों का ध्यान रखोगे बेटा। ऑडिट स्ट्रैटेजी में क्या होता है, ऑडिट स्ट्रैटेजी के अंदर हम एसटीडी डिफाइन करते हैं, ऑडिट का स्कोप, टाइम एंड डायरेक्शन। सबसे पहले स्ट्रैटेजी बनती है, उसके बेसिस पे प्लान बनता है। ऑडिट स्ट्रैटेजी के अंदर हम बेसिकली ये डिसाइड करते हैं ना कि भाई इस क्लाइंट का कितना स्कोप है, मतलब क्या चेक करना पड़ेगा, कितना टाइम लगेगा। इसके अंदर हम बेसिकली क्या डिसाइड करते हैं कि यार ये वाला ऑडिट करने में मुझे कितना टाइम लगाना पड़ेगा, कितनी टीम चाहिएगी, मुझे कितने रिसोर्सेज की नीड पड़ेगी। एक ऑडिटर के लिए रिसोर्सेज क्या है, उसका टाइम, उसकी टीम, उसकी नॉलेज, उसके सॉफ्टवेयर,
क्लियर। तो हम जब ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो इसके अंदर ऑडिटर क्या डिसाइड करता है, एसटीडी इस क्लाइंट इस ऑडिट के अंदर कितना स्कोप, क्या क्या काम करना पड़ेगा, इसके कंपोनेंट क्या क्या है, कितना टाइम लगेगा, टीम टाइम कि भाई विजिट कितने करने पड़ेंगे, मंथली जाना पड़ेगा या 15 दिन में जाना पड़ेगा या फिर ईयर एंड पे करूंगा, कट ऑफ प्रोसीजर ज्यादा करने हैं, क्या ज्यादा करना है, और डायरेक्शन किस तरीके से काम करोगे, कौन सुपरवाइज करेगा, राइट, कितना टीम मेंबर रहेंगे, ये सब कुछ हम कहाँ डिसाइड करते हैं, स्ट्रैटेजी में। उसके बाद प्लान बनाते हैं, पेपर के अंदर आए कि सर स्ट्रैटेजी के बारे में, या फिर ये आए कि ऑडिटर अपने रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करेगा, उस दोनों के अंदर की आंसर क्या जाएगा सर, स्ट्रैटेजी के बारे में। क्लियर। यहाँ का क्या क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि while stabilize the overall strategy the auditor should among other consideration ascertain the NTE of the resources, yes sir, necessary to perform the engagement, explain this consideration in detail। कि भाई ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाते हुए ऑडिटर किन किन बातों का ध्यान रखेगा, हाँ जी सर, किन किन बातों का ध्यान रखेगा ऑडिटर। सबसे पहले वो देखेगा, स्ट्रैटेजी बनाते हुए कंसीडर करेगा कि इस एंगेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब जो क्लाइंट है वो, मतलब तुम पहले ही देखोगे ना कि भैया मैन्युफैक्चरिंग में है, ट्रेडिंग में है, गोडा अगर ट्रेडिंग में तो गोडाउन कहाँ पे है, ई बिजनेस कर रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या करता है, उसी के बेसिस पे डिसाइड करोगे ना कि तुम्हें कितना काम करना है, यहाँ पे कैसी टीम चाहिएगी। क्लियर। दूसरा, उसका रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हो कि रिपोर्टिंग क्यों करवा रही है, ऑडिट करवाया क्यों जा रहा है, सो दैट तुम डिसाइड कर सको कि भैया तुम्हारी रिपोर्ट किसको जाएगी, कब जाएगी, तुम्हारा कम्युनिकेशन कब और कैसे होगा, ये डिसाइड कर सकते हो सर। ठीक है। उसके अलावा जो स्ट्रैटेजी बनाते हो तुम क्या क्या कंसिडर करते हो कि भाई तुम देखते हो कि इस ऑडिट के यहाँ पे कौन कौन से सिग्निफिकेंट एरियाज है। मान लो ई कॉमर्स का बिजनेस है तो तुम्हें देखना पड़ेगा सर खाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने से काम नहीं चलेगा, ऐसे बिजनेस में तुम्हें बिजनेस के सॉफ्टवेयर भी चेक करने पड़ेंगे, राइट। या मान लीजिए कोई नया बिजनेस स्टार्ट हुआ है, पिछले साल भी ऑडिट किया था लेकिन इस बार कोई नई ब्रांच खुल गई तो उसका ऑडिट अलग से करोगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो सर तुम्हें फेमा के साथ कंप्लायंस है कि नहीं है ये चेक करना पड़ेगा। क्लियर। रिजल्ट ऑफ द प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी। प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज कौन सी होती है, वो एक्टिविटी जो ऑडिट स्टार्ट करने से पहले ऑडिटर करता है। ऐसे 210 की एंगेजमेंट एक्टिविटी जहाँ पे तुम एंगेजमेंट लेटर साइन करवाते हो, दूसरा ऐसे 220 की, दो चीजें हैं। ऑडिट स्टार्ट करने से पहले एज पर द ऐसे 220 ऑडिट को दो चीजें चेक करनी पड़ती हैं, क्या क्या। पहली चीज तो ये कि भैया जिस क्लाइंट का वो काम ले रहा है उस क्लाइंट का काम एक्सेप्ट करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूशन ऑफ द क्लाइंट, कि पिछली बार भी था तो इस बार भी काम लूं कि नहीं लूं। दूसरा इसे क्या चेक करना होता है कि सर इस क्लाइंट के यहाँ पे काम करते हुए मैं एथिकल रिक्वायरमेंट प्लस इंडिपेंडेंस के साथ कंप्लायंस कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। जब इन तीन चीजों से फुलफिल होते हैं उसी के बाद तो काम एक्सेप्ट करते हैं। तो इन्हीं एक्टिविटीज को क्या बोलते हैं सर, प्रीलिमिनरी एक्टिविटी। तो बहुत सारी नॉलेज तो ऑडिटर को ऐसे 210 और 220 की एक्टिविटीज करते हुए पता चल जाती है ऑडिट स्टार्ट करने से पहले। तो इनके बेसिस पे तो अपनी स्ट्रैटेजी बनाएगा। क्लियर। क्वेश्चन क्या है कि ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाते हुए ऑडिटर किन किन बातों का ध्यान रखना है। क्लियर। तो वो किन किन बातों का ध्यान रखेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या था कि वो डिसाइड कर सके कि उसको रिपोर्टिंग कब और किसे जानी है सर। ठीक है। सिग्निफिकेंट एरियाज कौन कौन से हैं इस क्लाइंट के यहाँ पे जिसका काम पे मतलब जिसके रिगार्डिंग प्लानिंग करते हुए उसे बहुत ध्यान रखना है। प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी करते हुए तुम्हारे जो इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिली उसको भी यूज करोगे स्ट्रैटेजी बनाते हुए। लास्ट है एनटीवी ऑफ रिसोर्सेज की, जो रिसोर्सेज ऑडिटर के पास है कितने अवेलेबल है और कौन कौन से रिसोर्सेज इस क्लाइंट के यहाँ पे उसको नीड पड़ेगी। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए वो अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, राइट। और स्ट्रैटेजी के अंदर हम क्या डिसाइड करते हैं, हम इसके अंदर अपना स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन डिसाइड करते हैं, राइट। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ एन बैंक एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फंडेड लोन ऑल्सो गिविंग द एग्जाम्पल्स। हमें बताना है कि फंडिंग लोन्स क्या है, उसके एग्जाम्पल्स भी देने हैं, राइट। तो सर फंडेड लोन कौन से हैं, बेटा देख लोन तो एडवांसेस दो तरह के होते हैं ना, कौन कौन से, फंडेड एंड नॉन फंडेड। डिफरेंस क्या है, फंडेड लोन वो एडवांसेस होते हैं, वो लोन होते हैं जिसके अंदर एक्चुअली एक ट्रांसफर होता है फंड्स का, जहाँ पे बैंक एक्चुअली लोन देते हुए फंड्स का ट्रांसफर करोगे। आप बोलोगे मैम सारे के सारे लोन तो वही होते हैं, नहीं सर, कुछ होते हैं नॉन फंडेड। नॉन फंडेड के अंदर कैश का ट्रांसफर मतलब फंड्स का ट्रांसफर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल बैंक ने दिया गारंटी,
तो गारंटी देते हुए तो फंड का कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा ना, इवन जरूरी भी नहीं है कि लास्ट तक फंड का कोई ट्रांसफर हो, बैंक ने गारंटी दी है, तो इस केस के अंदर फंड का ट्रांसफर तो नहीं हो रहा। तो एडवांसेस को दो टाइप एडवांसेस के दो टाइप होते हैं, या तो एडवांस फंडेड होगा या नॉन फंडेड होगा। फंडेड वो लोन्स होते हैं सर जिसके अंदर बैंक एक्चुअल ट्रांसफर करता है लोन्स का, जैसे तुम्हारे जर्नल टर्म्स लोन हो गए, सीसी हो गया, कैश क्रेडिट हो गया, या ओवरड्राफ्ट हो गया, बैंक से पैसा निकला ना, तो इनको क्या बोलते हैं, फंडेड लोन। क्लियर? चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड एविडेंस दैट द ऑडिट कंप्लायंस विद एसएस। यस सर, ऐसे 230 क्या कहते हैं कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का नेचर क्या है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रखने से कल कोई तुम्हें ये बोलेगा ना कि सर ऑडिटर ने अपना काम ऐसे के साथ नहीं किया, तो भी इन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पे प्रूव कर सकते हैं ना कि उसने अपना काम एज पर स्टैंडर्ड्स किया है, राइट? तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड द एविडेंस दैट द ऑडिटर कंप्लाइंस विद ऐसे, सही बात है। However, it is neither necessary nor practicable for the auditor to document every matter considered, right? Further, it is unnecessary for the auditor to document separate compliances with matter for which compliance is demonstrated by the document, including within the audit file. Explain giving example. सर ये क्वेश्चन ना बहुत ही अच्छा है, मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है जिसको ना मतलब ध्यान से पढ़ना, इवन इम्पोर्टेंट मार्क कर लो कि अभी तक बाकी जितने भी क्वेश्चन थे ना डायरेक्ट क्वेश्चन थे, लेकिन दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है बेटा, क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन ऐसा जो पेपर में आएगा ना तो बच्चों को समझ ही नहीं आएगा कि इसका आंसर क्या लिख के आए, लेकिन इतना जर्नल आंसर है ना इसका, मतलब तुम सोच भी नहीं सकते। बेटा क्वेश्चन क्या है कि देख, ऐसे बोलते हैं, मतलब ऐसे 230 में बोला है कि तुम्हारे जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है ना वो एविडेंस है इस चीज का कि ऑडिटर ने काम करते हुए स्टैंडर्ड से कंप्लायंस किया, राइट? लेकिन सर ना तो ये प्रैक्टिकल है ना पॉसिबल है कि हर स्टैंडर्ड से कंप्लायंस के रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट रखे जाएं। कुछ कि आप एक अलग से चेकलिस्ट बना के रखो या डॉक्यूमेंट मेंटेन करके रखो कि सर आपने इस स्टैंडर्ड से कंप्लायंस किया, इस स्टैंडर्ड से कंप्लायंस किया, ये तो प्रैक्टिकल नहीं है, राइट? इवन बहुत सारे जो बाकी डॉक्यूमेंट्स है ना वो खुद ही एक्सप्लेन कर देते हैं कि सर ऑडिटर ने ऑडिट करते हुए स्टैंडर्ड से कंप्लायंस किया। इसका एग्जांपल दो, मतलब सर क्वेश्चन ये है कि ऑडिटर के, वैसे तो ऑडिटर को हर स्टैंडर्ड कंप्लायंस करना होता है, लेकिन उसके लिए क्या प्रैक्टिकल नहीं है कि वो सारे के सारे कंप्लायंस के डॉक्यूमेंट मेंटेन करे। ठीक है, मतलब एक चेकलिस्ट बना के रखे कि सर ने उसने इस स्टैंडर्ड के साथ कंप्लायंस किया, फिर इस स्टैंडर्ड के साथ कंप्लायंस किया, जबकि अलग से डॉक्यूमेंट रखने की नीड नहीं है। बाकी जो ऑडिट फाइल के अंदर डॉक्यूमेंट है ना वो अपने आप प्रूफ दे देंगे कि आपने स्टैंडर्ड के साथ कंप्लायंस किया। इससे एग्जाम्पल दो। अब सर इसका एग्जाम्पल क्या है, सर फॉर एग्जाम्पल इसके कितने एग्जाम्पल हो सकते हैं तुम्हारे दिमाग पे डिपेंड करेगा। सर WR लिए तुमने मैनेजमेंट से अप्रोप्रिएट, तो अपने आप एविडेंस है ना कि तुमने 580 के साथ कंप्लायंस किया। तुमने एक्सटर्नल कंफर्मेशन ऑब्टेन करे तो ऑटोमेटिकली पता चल रहा है कि सर तुमने 505 से कंप्लायंस किया, राइट? सर तुमने क्वालिफिकेशन दी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, वो मैटर एक्सप्लेन किया कि भैया किस वजह से तुमने क्वालिफिकेशन की, उसके ऑडिट डॉक्यूमेंट रखे, तो सर अपने आप यू हैव ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ना, और सर यू हैव प्रूफ ना कि तुमने ऐसे 705 से कंप्लायंस किया है। ठीक है, क्लियर? ऐसे ही सर एंगेजमेंट लेटर रखा हुआ तुम्हारी ऑडिट फाइल के अंदर, तो अपने आप प्रूफ है कि तुमने 210 के साथ कंप्लायंस किया है। सर जॉइंट ऑडिटर थे, वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट ऑलरेडी आपकी फाइल में लिखा लगा हुआ है, जिसके अंदर ऑलरेडी बता रखे थे कि कौन से वाले काम आप लोगों ने मिलके करे हैं और कौन से जॉइंटली कौन से सर्वली किया और कौन से जॉइंटली किए हैं। तो जैसे ही डॉक्यूमेंट वहां पे लगा होगा तो अपने आप पता चल जाएगा ना कि आपने ऐसे 299 के साथ कंप्लायंस किया है। तो दीज आर द एग्जाम्पल। इसके कितने भी एग्जाम्पल बन सकते हैं, ये तुम्हें अपने आप दिमाग में सोचना पड़ेगा। बट ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है
कि भैया मतलब यूनिक सा क्वेश्चन है कि कौन कौन से केसेस हैं, मतलब कुछ एग्जांपल्स लिखो जहाँ पे डॉक्यूमेंट खुद ही बता देता है कि आपने स्टैंडर्ड के साथ कंप्लायंस किया, आपको अलग से लिखने का नीड नहीं है कि आपने स्टैंडर्ड के साथ कंप्लायंस किया है, राइट। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, पेपर में जाने से पहले एक बार फिर से पढ़ के जाना, राइट। नेक्स्ट है लिस्ट, एक सेकेंड, हाँ जी, लिस्ट एनी 5 पॉइंट दैट एन ऑडिटर should consider to obtain an understanding of company's automatic environment। कंपनी के ऑटोमेटिक इन्वायरमेंट का नॉलेज लेने के लिए आपको किन किन चीजों के बारे में नॉलेज लेनी पड़ेगी सर? थ्योरी का क्वेश्चन, ठीक है। एक काम करते हैं, फटाफट नोट्स में से जाके पढ़ लेते हैं कि आपको ऑटोमेटिक इन्वायरमेंट के अंदर ऑटोमेटिक इन्वायरमेंट की नॉलेज लेने के लिए किन किन बातों की अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी सर। डायरेक्ट क्वेश्चन है, बस फटाफट आ जाते हैं हम। सर तुम किस किस चीज के बारे में नॉलेज लोगे ऑटोमेटिक इन्वायरमेंट की नॉलेज लेने के लिए? तुम्हें किस किस चीज के बारे में नॉलेज लेनी पड़ेगी? पहला, कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज कर रहे हैं, इसका पर्पस क्या है, मतलब मान लो सर अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में हो रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हो रहा है, या ऑल ओवर द ऑर्गेनाइजेशन यूज हो रहा है, पर्पस क्या है जो तुम लोग आईटी सिस्टम यूज कर रहे हो उसका, लोकेशन ऑफ आईटी सिस्टम, राइट। आर्किटेक्चर क्या है, उसकी हायरार्की क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, राइट। वर्जन कौन सा है, अपडेटेड है कि नहीं है, इंटरफेस विद इन द सिस्टम, इन हाउस है या पैकेज्ड है। मतलब इन हाउस और पैकेज्ड का क्या मतलब है कि सर जो ये ऑटोमेटिक इन्वायरमेंट है, जो ये आईटी सिस्टम है, ये ऑर्गेनाइजेशन ने पैकेज लिए, मतलब बाहर से बाय किया है, या अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद इन हाउस बिल्ड करवाया है, राइट। आउटसोर्सिंग एक्टिविटी, आईटी एक्टिविटीज में से अगर कोई एक्टिविटी वो लोग आउटसोर्स कर रहे हैं खुद ना करके, ठीक है। उसके अलावा की पर्सनल, कि कौन कौन से पर्सनल पूरे के पूरे आईटी सिस्टम को मैनेज कर रहे हैं, इसकी नॉलेज लोगे। तो आईटी इन्वायरमेंट का नॉलेज लेने के लिए तुम्हें इन सारी चीजों के बारे में नॉलेज लेनी पड़ेगी। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती सर, जो भी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करोगे उन सबको डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करोगे एज पर द एसए 230। क्लियर सर? डायरेक्ट क्वेश्चन। हाँ जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोविजन रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। अरे ठीक है सर, ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग प्रोविजन बताना है। फर्स्ट ऑडिटर एंड सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी एंड नॉन गवर्नमेंट कंपनी, सेम सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी एंड नॉन गवर्नमेंट कंपनी। सर सेक्शन 139। फटाफट एक काम करते हैं, नोट्स पे से जाते हैं, फटाफट वहां से पढ़ते हैं। सर इसके ऊपर से एक वो भी तो था आपका ट्रू एंड फॉल्स, राइट। हाँ जी सर, सेक्शन 139 बात करता है अपॉइंटमेंट के बारे में, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट ऑडिटर की। फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी कौन अपॉइंट करेगा सर? सीएजी करेगा। कितने दिन के अंदर? 60 डेज के अंदर। 60 डेज कहाँ से? फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिस दिन कंपनी बनी है उससे 60 डेज के अंदर सीएजी करेगा। अगर सीएजी नहीं कर पाता तो डायरेक्टर्स करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी नहीं कर पाया तो नेक्स्ट 60 डेज के अंदर कौन करेंगे सर? मेंबर्स, राइट। और अदर देन गवर्नमेंट कंपनी के अंदर फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा सर? ये तो अभी पढ़ा था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे। सर सीएजी का केस तो कहाँ होता है? गवर्नमेंट कंपनी के अंदर। तो नॉन गवर्नमेंट कंपनी के अंदर कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे। 30 दिन के अंदर वो नहीं कर पाते तो मेंबर्स करेंगे 90 डेज के अंदर, राइट। सर देखो फर्स्ट ऑडिटर, दोनों के अंदर एक चीज समझना, एक तो सीएजी वाला केस आता ही खाली गवर्नमेंट कंपनी में, तो नॉन गवर्नमेंट में हो नहीं सकता। दूसरा, मेंबर्स को यहाँ पे 90 डेज जो है, 30 दिन एक्स्ट्रा, और यहाँ पे खाली 60 डेज है, ठीक है। क्लियर? हाँ जी सर। सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी, सर हर साल सीएजी करेगा। हर साल कौन करेगा सर? सीएजी करेगा। कब करेगा? फाइनेंशियल ईयर शुरू होने के 180 डेज के अंदर। सर 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक सीएजी करेगा। हर साल अपॉइंट होएगा। कब तक ऑफिस हेल्ड करके रखेंगे? इस साल का जो एजीएम होएगा तब तक, फिर उसके बाद नया ऑडिटर अपॉइंट हो जाएगा, ठीक है सर। इनके तो नॉन गवर्नमेंट कंपनी कौन करेंगे सर? मेंबर्स करेंगे एजीएम के अंदर। क्लियर? जिस एजीएम में अपॉइंटमेंट होगी उससे 6 एजीएम तक वो ऑडिटर ऑफिस हेल्ड करके रखेगा। सर ये वाला जो है ना कि यहाँ ये नहीं कर पाए तो ये करेंगे, ये खाली फर्स्ट ऑडिटर का केस है। सब्सिक्वेंट ऑडिटर सिंपल है,
गवर्नमेंट कंपनी सीएजी करेगा, नॉन गवर्नमेंट कंपनी मेंबर्स करेंगे, बात खत्म। क्लियर? हाँ जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। While conducting audit of the Will Limited, C. Aman, auditor of the company, found that some goods are lying with the third party for a long period. Advise Aman, how will he verify them? सर, गुड्स है थर्ड पार्टी के पास, अब ऑडिटर किस तरीके से चेक करेगा? यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या? गुड्स है थर्ड पार्टी के पास और लॉन्ग टाइम से वहीं पे है, तो इस केस में तुम्हें क्या क्या चेक करना पड़ेगा सर? हाँ जी, मतलब अगर आपके क्लाइंट्स के गुड्स थर्ड पार्टी के पास हैं लंबे टाइम के लिए, तो आपको क्या क्या चेक करना पड़ेगा सर? सबसे इम्पोर्टेंट जो है, सबसे इम्पोर्टेंट ऑडिट प्रोसीजर जो आपके लिए रहेगा वो रहेगा एक्सटर्नल कंफर्मेशन। थर्ड पार्टी के पास कोई चीज़ है उसके बारे में कंफर्मेशन लेनी है, तो ऑडिटर एक्सटर्नल कंफर्मेशन करके तो खुद कंफर्मेशन ले सकते हैं, या फिर ऑडिटर अपने क्लाइंट को बोल सकता है कंफर्मेशन लेने के लिए, पहली चीज। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग वो क्या लेगा? कंफर्मेशन। वो क्या क्या चेक करेगा सर? ऑनरशिप के बारे में थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन ले लोगे। ठीक है, दूसरी चीज सर, आप ये चेक करोगे जो वो इन्वेंट्री है वो किस तरीके की है, मतलब सर अगर रॉ मटेरियल है तो चेक करोगे भैया थर्ड पार्टी के पास क्यों, हो सकता है जॉब वर्क के लिए गया हो। ठीक है, तो चेक कर लेना किस पर्पस के लिए गया है, उसके एविडेंस ऑब्टेन कर लेना। जैसे कि अगर जॉब वर्क के लिए गया था सर, कोई कॉन्ट्रैक्ट भी तो किया होगा, वो चेक कर लेना। दूसरा सर, मान लीजिए कोई सेल्स किया, फाइनल गुड्स की कस्टमर को भेजी है, बहुत लंबे टाइम से उसके पास है, तो चेक करोगे सर या तो ये गुड्स वापिस आ गई हो, अगर नहीं आई अब चेक करना कि मैनेजमेंट ने उसको सेल्स में डाला है कि नहीं डाला, मतलब क्या किया उस गुड्स का, अकाउंटिंग क्या की है। ठीक है, दूसरा तुम चेक क्या चेक करोगे सर? वैल्यूएशन, एज पर द एएस वैल्यूएशन हो रहा है कि नहीं हो रहा उन गुड्स का। ऐसा तो नहीं है सर जो गुड्स मान लीजिए कस्टमर के पास गई थी, बिकॉज कुछ कंडीशन अटैच थी कि भैया कस्टमर को 30 दिन दिए हुए हैं कि भाई 30 दिन के अंदर गुड्स नहीं पसंद आती तो वापस कर देना। क्लियर? तो सर अभी ये 30 दिन पूरे नहीं हुए हैं, तो भैया वो गुड्स अगर अभी भी थर्ड पार्टी के पास हैं तो वो सेल्स में आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? नहीं सर, 30 दिन हो गए, अब भी किसी भी दिन वो वापस कर सकते हो, तो देख लेना कि वो गुड्स में ना इंक्लूड हुई, तो देख लेना कौन से गुड्स हैं, किस पर्पस के लिए गई हैं। दूसरा, मूवमेंट के रिगार्डिंग भी डॉक्यूमेंट चेक कर लेना कि भैया अगर दूसरी जगह पे गई हैं, थर्ड पार्टी के पास गई तो शिप तो करवाया होगा, वाउचर तो इशू हुआ होगा, तो वो सारी चीजें चेक कर लेना। क्लियर? सबसे इंपॉर्टेंट चेक बनाना सर प्रोविजन, नीड लगे देख लेना, बहुत एक्सेस टाइम के लिए थर्ड पार्टी के पास है तो देख लेना प्रोविजन बनाने की नीड है कि नहीं है। बेसिक चीजें चेक करोगे सर, थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन लोगे ओनरशिप के बारे में, वैल्यूएशन चेक करोगे एएस के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। दूसरा, पर्पस देखना किस पर्पस के लिए गई हुई थी, सेल्स थी, लंबे टाइम से कस्टमर के पास है तो देख लो वो सेल्स में आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। क्लियर? रॉ मटेरियल था, जॉब वर्क के लिए गया था, उसका एग्रीमेंट चेक कर लो। अब मूवमेंट हुआ था, थर्ड पार्टी के पास गया था, तो उस मूवमेंट के रिगार्डिंग भी तो एविडेंस होंगे ना, या तो शिपिंग का बिल होगा, ट्रांजेक्शन का कुछ बिल होगा, एग्रीमेंट होगा, वो चेक करो। सर बहुत लंबे टाइम के लिए, क्योंकि देख स्पेसिफिकली क्या लिखा हुआ है कि थर्ड पार्टी के पास एक लंबे टाइम के लिए, राइट? तो बहुत लंबे टाइम में तो सर तुम्हें प्रोविजन की भी नीड देखनी पड़ेगी ना कि अभी उसके रिगार्डिंग प्रोविजन बनाने की नीड है कि नहीं है। एंड थर्ड चीज सर, एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेते ऑनरशिप चेक करोगे, एंड हो सके तो इंस्पेक्शन करके उसका कंडीशन भी चेक कर लेना कि सही कंडीशन में है कि नहीं है थर्ड पार्टी के पास। क्लियर? जर्नल चीज है, राइट सर। State the requirement related to the audit sampling, audit design, audit का size and selection of the item for testing। कि भैया सैम्पलिंग करते हुए आप सैंपल का साइज कैसे डिजाइन कैसे डिसाइड करोगे, उसका साइज कैसे डिसाइड करोगे कि तुम्हारा सैंपल साइज छोटा रहेगा या बड़ा। ठीक है, और कौन सी आइटम को सेलेक्ट करना है, इन सबको करते हुए ऑडिटर किन किन बातों का ध्यान रखेगा? रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू द सैम्पलिंग, इन सबके रिगार्डिंग ऑडिटर की क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेंगी। ठीक है सर, सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ आइटम। सर देखो, सैम्पलिंग करते हुए जो सबसे मेन थिंग है जो ऑडिटर के दिमाग में होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि सर वो इस तरीके से सैंपल साइज सेलेक्ट करे, वो इस तरीके से सैंपल्स यूनिट चूज करे कि सारी की सारी पॉपुलेशन को इक्वल चांस मिले सिलेक्शन का। मतलब देख, पूरी पॉपुलेशन में 100 आइटम्स है, तुम्हें उसमें से सिर्फ 40 सैंपल चाहिए,
चेक करने के लिए। तो इस तरीके से चेक करोगे कि सर 100 की 100 यूनिट को इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन मिले। क्लियर। अब तुम्हारा सैंपल साइज छोटा रहेगा या बड़ा, ये डिपेंड करेगा तुम्हारे रिस्क के ऊपर कि तुम्हारा टॉलरेंस लेवल कितना। अगर रिस्क ज्यादा ले सकते हो तो छोटे सैंपल साइज भी सफिशिएंट रहेगा, लेकिन अगर रिस्क कम करना है तो जितना आप ज्यादा चेक करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा रिस्क कम होता जाएगा। क्लियर। और उसका डिजाइन क्या रहेगा सर, सैंपल का डिजाइनिंग क्या रहेगा, डिपेंड करेगा तुम्हें किस पर्पस के। देखो सर होता क्या है, हम पूरी पॉपुलेशन को चेक नहीं कर पाते, इसके लिए हम सैंपल साइज चूज करते हैं। मुझे सेल्स चेक करनी है, सेल्स में 1000 आइटम, 1000 को मैं चेक नहीं कर सकता, मैंने सर 400 आइटम उठा ली सैम्पलिंग के लिए। ठीक है। अब मुझे कैसा सैंपल साइज बनाना है, कैसा डिजाइन बनाना है, डिपेंड करेगा ना कि मेरा पर्पस क्या है इस सैम्पलिंग इस सेल्स को चेक करने का, मुझे किस चीज के रिगार्डिंग ऑडिट एविडेंस चाहिए, तो मेरा डिजाइन क्या रहेगा ये डिपेंड करेगा मेरे पर्पस पे कि मुझे किस पर्पस के लिए इसको चेक करना है और मेरे कौन कौन से प्रोसीजर लगने वाले हैं। क्लियर, बात समझ में आई? ठीक है सर। The division of internal control into 5 components provide a useful framework for auditor। और शिफ्ट क्वेश्चन तो शिफ्ट किया नहीं। हाँ जी सर, ध्यान से पढ़ना सारे क्वेश्चंस। The division of internal control into 5 components provide a useful framework for auditor to consider how if different aspect of entity's internal control may affect the audit. Mention those कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल के कंपोनेंट को बताओ, उनको मेंशन करो। सर एक बात बोलूं, देख क्वेश्चन के अंदर ना खाली सामने वाले ने क्या बोला है कि ये 5 कंपोनेंट है ना, ये 5 कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल है। इवन अभी डिस्कस किया था ट्रू एंड फॉल्स के अंदर, तुम्हें उनका मेंशन करना है, एक्सप्लेन करने के लिए नहीं बोला। तो बेटा खाली नाम लिख के आ जाओगे, काम चल जाएगा। वैसे भी 3 नंबर का क्वेश्चन है, राइट। क्या क्या कंपोनेंट है, कंट्रोल इन्वायरमेंट, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, राइट, इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंट्रोल एक्टिविटी एंड लास्ट क्या है सर आपका, कंट्रोल एक्टिविटीज के बाद क्या है, मॉनिटरिंग। इन सब से मिलके क्या बनता है सर आपका इंटरनल कंट्रोल, जो मैनेजमेंट लगाता है, राइट। नेक्स्ट है सर, एज पर द सेक्शन 138 of the Companies Act, only listed companies are required to appoint an internal auditor. Section 138 के अकॉर्डिंग खाली लिस्टेड कंपनीज को अपना इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ता है। अब आप इस पे क्या बोलोगे सर? आप कहोगे मैम बोलना क्या है, सेक्शन 138 एक्सप्लेन करके आ जाएंगे। क्या बात है, वेरी गुड। ऐसा लग रहा है एक और क्वेश्चन आ गया ट्रू एंड फॉल्स का। सर सेक्शन 138 के अकॉर्डिंग खाली लिस्टेड कंपनीज के ऊपर ही इंटरनल ऑडिटर का रिक्वायरमेंट आता है क्या? नहीं सर, 138 के अकॉर्डिंग खाली लिस्टेड कंपनीज नहीं, अनलिस्टेड कंपनी काम करते हैं। सेक्शन 138 के अकॉर्डिंग क्या सिर्फ लिस्टेड कंपनीज को इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ता है? नहीं सर, 138 के अकॉर्डिंग लिस्टेड कंपनीज को इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ता है। उसके अलावा अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज, मतलब ऐसी पब्लिक कंपनी जो लिस्टेड नहीं है, उनको भी करना पड़ेगा अगर प्रीसीडिंग ईयर उनका पेड अप कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा था, या उनका टर्नओवर 200 करोड़ या उससे ज्यादा था, लोन या बोरिंग्स 100 करोड़ या उससे ज्यादा था, या फिर डिपॉजिट पब्लिक डिपॉजिट सर 25 करोड़ या उससे ज्यादा था। अगर कोई पब्लिक कंपनी इनमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल करती है तो उसको इंटरनल ऑडिट करवाना पड़ेगा एज पर सेक्शन 138। या फिर कोई प्राइवेट कंपनी, तो देखो ये 4 याद कर लेना, अपने आप प्राइवेट का याद हो जाएगा, इसमें सब बस ना कैंसिल करते जाओ। पहली चीज तो सर पब्लिक डिपॉजिट तो प्राइवेट कंपनी ले ही नहीं सकती, ठीक है सर, बच्चे 3। अब सर पेड अप कैपिटल उसकी खुद की है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा जो मेन कंसर्न होता है वो किससे, टर्नओवर से, कि 200 करोड़ या उससे ज्यादा है अगर किसी प्राइवेट कंपनी का, ठीक है सर, या उसका लोन या बोरिंग्स, मतलब बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या किसी थर्ड पर्सन से उसने लोन या बोरिंग ले रखे हैं 100 करोड़ या उससे ज्यादा, तो उसे क्या करवाना पड़ेगा सर, इंटरनल ऑडिटर, या उसे इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ेगा। क्लियर। तो सर जब इस क्वेश्चन का आंसर लिखो ना, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है,
As per Section 138 Companies Act, only the listed companies are required to appoint an internal auditor. तो आप क्या करोगे, सबसे पहले सेक्शन 138 का रिक्वायरमेंट लिख के आओगे कि इन सबको अपॉइंट करने का नीड है, लास्ट में करक्स में लिख के आओगे, so we can say that not just the listed companies are required to internal auditor, other companies are also required to appoint internal auditor. मतलब लास्ट में उसको खत्म भी करके आओगे क्वेश्चन को, क्लियर? ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, mention the analytical review procedure that may be useful as a mean of obtaining audit evidence regarding various assertions related to the trade receivables, loan and advances. हाँ बेटा, आई नो ये वाला क्वेश्चन पढ़ के ना आपके दिमाग में बहुत सारे बच्चों का ना ऐसे धक 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 हो जाता है एनालिटिकल प्रोसीजर्स के बारे में पढ़ते ही, बट बेटा एक सिंपल सा है, इसको समझ। देख एनालिटिकल प्रोसीजर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया देख ऑडिटर के पास, डिटेल में सुनते हैं, हाँ जी, देख ऑडिटर के पास ना ऑडिट प्रोसीजर तो वही है ना, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए, मतलब तुम्हारा इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन जो ऐसे 500 के अंदर दे रखा है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर, रीपरफॉर्मेंस, रिकैलकुलेशन, यही तो प्रोसीजर्स हैं। ठीक है, यहाँ इन्हीं सबको तो यूज करके तुम ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करते हो। क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन है कि भैया एनालिटिकल प्रोसीजर को यूज करके तुम कैसे ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर सकते हो ट्रेड रिसीवेबल्स के बारे में, लोन या एडवांसेस के बारे में। बेटा देख, इसके अलावा कुछ और भी होता ना, तो बस बेसिक चीज है जो तुम्हारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद तुम किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। ठीक है, यहाँ पे बोला गया ट्रेड रिसीवेबल, इसके अलावा भी कुछ और होता ना तो उसका आंसर भी दे दोगे, बस सुनते जाना। बेटा देख, एनालिटिकल प्रोसीजर के अंदर तुम किस तरीके से ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करते हो, ठीक, इसके अंदर एक एक एविडेंस लेके तो उसका ऑथेंटिकेशन चेक किया नहीं जाता, इसके अंदर तुम्हारे पूरे बंच ऑफ डेटा को तुम एक साथ चेक करते हो। जैसे मुझे सेल्स चेक करनी है, एक एक सेल की एंट्री को तो चेक नहीं करते ना, हम क्या करते हैं पूरे के पूरे डेटा को एक साथ चेक करते हैं, और उसको चेक करने के लिए एनालिटिकल प्रोसीजर में हम किस तरीके से चेक करेंगे सर, हम रिलेशनशिप्स बनाएंगे फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा के बीच में। ठीक है, उसके अलावा सर मैं कंपैरिजंस करूंगी, रेशियो एनालिसिस करूंगी, यही तो मेथड्स तो हैं जिनको यूज करके मैं सेल्स की स्टडी करूंगी, इसके बारे में एविडेंस लूंगी। क्लियर? अब हमारे पास क्या है, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड लोन एडवांसेस। क्लियर? अब इसके बारे में कैसे इंफॉर्मेशन मिलेगी एनालिटिकल प्रोसीजर करके, सर आप कंपैरिजंस कर सकते हो, रिलेशनशिप्स मेंटेन कर सकते हो। चल सबसे पहले रिलेशनशिप की बात करूं, ट्रेड रिसीवेबल्स सही है कि नहीं है, इसके रिगार्डिंग तुम रिलेशनशिप क्या बनाओगे, सर सेल्स के साथ बना के देख लूंगी कि भैया टोटल सेल इतनी होगी, इसमें से इतना का कैश आ गया, तो बाकी बचे हुए तो तुम्हारे ट्रेड रिसीवेबल्स होने चाहिए, राइट? तो मैं इसका रिलेशनशिप स्टडी करूंगी सेल्स के साथ, कैश के साथ ही कितना कैश आया सेल से, तो उससे तो मुझे पता चल जाएगा, राइट? मुझे सेल्स चेक करने में जीएसटी चेक करूंगा, चल छोड़ इतना डिटेल में नहीं जा रहे। कंपैरिजन करोगे, कंपैरिजन किस चीज के साथ कर सकते हो सर, लोन एडवांसेस का, ट्रेड रिसीवेबल का, प्रीवियस ईयर के साथ, पिछले साल कितने थे, इस साल कितने आए, अच्छा ये सारे नए आए हैं, ओ अच्छा इन सब नए के एग्रीमेंट चेक कर लो। क्लियर? कंपैरिजन कर लो पिछले साल के साथ, हर साल ऑन एन एवरेज 10 लाख या 15 लाख के लोन एडवांसेस होते थे, इस साल 30 लाख के, तो पूछोगे ना एक साथ इतना क्यों लोन ले लिया, ऐसा भी क्या हो गया, राइट? पिछले साल के साथ चेक करना, बजट के साथ चेक करना सर, सेम इंडस्ट्री के अंदर बाकी जो कंपनीज हैं उनके साथ चेक करके देखना कि ये फर्म कितना ट्रेड रिसीवेबल्स देती हैं और हमारी कंपनी कितना क्रेडिट दे रही है। हर इंडस्ट्री का काम करने का स्ट्रक्चर होता है ना, कुछ कुछ इंडस्ट्री ऐसे होती है जिसमें सारा का सारा बिजनेस कैश में होता है, कुछ ऐसा होता है जिसमें ज्यादातर क्रेडिट के अंदर होता है, तो बाकी इंडस्ट्री के साथ चेक करना, जैसे पूरी इंडस्ट्री के नॉन के साथ कंपैरिजन करके देख लेना कि जितना पूरी इंडस्ट्री क्रेडिट दे रही है उतना ही दे रहे हैं, उससे कम या ज्यादा दे रहे हैं। क्लियर? सिंपल बेटा, सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल नहीं, कुछ भी आ जाए कि एनालिटिकल प्रोसीजर करके तुम कैसे ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर सकते हो, बेसिक कॉमन चीज है कि सर दो चीज है जो हम ट्रेड एनालिटिकल प्रोसीजर के अंदर करते हैं, क्या, कंपैरिजन और रिलेशनशिप्स। कंपैरिजन देख लो किस किस चीज से कर सकते हो, कंपैरिजन रिलेशनशिप देख लो किसके बीच में मेंटेन करके चेक कर सकते हो, सिंपल। इसकी जगह पे अगर सेल्स आ जाता तो भी चेक कर पाते, इसकी जगह से तुम्हारे साथ ट्रेड पेवेबल दे देते वो भी कर पाते, सेम चीज।
समझ पाए? ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिडक्टिंग ऑफ deduction of manipulation of the account with the view presenting a false state of affair is a task required great detective intelligence. सर मैनिपुलेशन का अकाउंट, सर देखो फ्रॉड दो तरह की है ना जिसके रिगार्डिंग ऑडिटर कंसर्न होता है, प्रूडेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड मिसस्टेटमेंट ऑफ एसेट्स, मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, राइट। मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट किस चीज का एग्जांपल है? प्रूडेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, राइट। ज्यादातर फ्रूडेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कौन करते हैं सर? मैनेजमेंट, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है डिटेक्शन ऑफ मैनिपुलेशन द अकाउंट विद द व्यू प्रेजेंटिंग अ फॉल्स स्टेट ऑफ अफेयर इज अ टास्क रिक्वायर्ड ग्रेट टेक्निकल इंटेलिजेंस। एक्सप्लेन स्टेटेड द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड कमिटिंग दैट फ्रॉड। देखो दो तरह की फ्रॉड है जिसके रिगार्डिंग ऑडिटर कंसर्न रहता है, ठीक है। कौन कौन से? प्रूडेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। तो जब बात करते हैं प्रूडेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तो उसके तीन मेथड्स है। काम करते हैं ना, जब इतना डिटेल में पढ़ना है नोट से पढ़ लेते हैं, आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, राइट। प्रूडेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ द एसेट्स, राइट। अब तक तीन मेथड है प्रूडेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के। कौन कौन से? मैनिपुलेशन ऑफ द अकाउंट, misappropriation and the omission of transaction and event and misapplication of policies। सर देखना प्रूडेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ना ज्यादा मैनेजमेंट लेवल पे होती है और मिसएप्रोप्रिएशन ज्यादा एम्प्लॉय लेवल पे होती है। कर कोई भी सकता है लेकिन मान के चला जाता है, मतलब प्रेजम्पशन यही है कि ज्यादा से ज्यादा एफआरएम वाला जो एफएफआर वाला जो फ्रॉड है ना वो मैनेजमेंट करती है और मिसएप्रोप्रिएशन वाला एम्प्लॉय लेवल पे ज्यादा होता है। तो प्रूडेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करने का, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट करने का बेसिक रीजन क्या रहते हैं? सर मैं सिर्फ आपको बेसिक इसलिए बता रही थी कि ये मैनेजमेंट करता है, ये एम्प्लॉय करता है, सो डेट ना आपको चीजें रट्टे ना मारनी पड़े। जब तुम रीजन समझोगे ना तो तुम्हें समझ में आएगा ये सब कुछ ना मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है। टैक्स अवॉइडेंस कि सर कंपनी के ऊपर जो टैक्स लगेगा उसका देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका? मैनेजमेंट का ना, तो अपनी टैक्स अवॉइड करने के लिए, ठीक है। या फिर सर डिविडेंड इज इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसकी वजह से मैनेजमेंट मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट करती है। या तो हो सकता है प्रॉफिट बहुत ज्यादा है लेकिन मैनेजमेंट चाहती ही नहीं है कि डिविडेंड देना, तो वो क्या करेगी? कल शेयर होल्डर कुछ बोले ना इसीलिए प्रॉफिट कम करके दिखा देगी, खर्चे बढ़ा देगी। या हो सकता है सर कंपनी हर साल प्रॉफिट देती है, हर बार डिविडेंड देती है, लेकिन इस साल प्रॉफिट कम है, लेकिन कंपनी को पता है कि सर अगर इस साल प्रॉफिट डिविडेंड नहीं दिया तो कंपनी का शेयर वैल्यू कम हो जाएगा। हर साल तुम डिविडेंड देते हो, इस साल नहीं दोगे तो थोड़ा मार्केट वैल्यू तो कम होगा ना। तो मैनेजमेंट हो सकता है उस मार्केट वैल्यू को मेंटेन करने के लिए प्रॉफिट बढ़ा चढ़ा के दिखा देगी, तो मैनिपुलेशन का अकाउंट है, राइट। या हायर रेमुनरेशन, रेगुलेशन नहीं है, दिस इज रेमुनरेशन। मैनेजमेंट को ज्यादा रेमुनरेशन चाहिए, अब वो तो तुम कंपनी सेट के अकॉर्डिंग नहीं दोगे ना, तो उसकी कैलकुलेशन कंपनी ऐसे के अकॉर्डिंग होगी। तो ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो प्रॉफिट बढ़ा के दिखा दिए, खर्चे कम दिखा दिए। तो इसीलिए प्रूडेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो गया, ये मैनेजमेंट करती है इन सारे बेसिक रीजन की वजह से। सर मैं आपको सिर्फ इसलिए ये बेसिक बताया कि दो तरह के फ्रॉड है, क्वेश्चन तो इसी के बारे में था खाली, इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन का रट्टा ना मारना पड़े, आप समझ पाओ, राइट। दो तरह के फ्रॉड है और मैनिपुलेशन किसका पार्ट है सर? प्रूडेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को। ये ज्यादा कौन करता है? मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट तो यही बेसिक रीजन हो सकते हैं, क्लियर? हाँ जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है the company has raised fund by issue the fully convertible debentures. These funds were raised for the expansion and diversification of the business. However, the company utilized these funds for the repayment of the loan. अच्छा, मतलब फंड यूज रेज किस चीज के लिए किए थे सर? एक्सपेंशन के लिए और बिजनेस के डाइवर्सिफिकेशन के लिए, लेकिन यूज किस चीज के लिए कर लिए सर? लॉन्ग टर्म लोन के लिए और एडवांसेस के लिए। Advise the auditor regarding the reporting requirement under the CARO 16।
बेटा देख, वैसे तो तुम्हारे ऊपर मतलब तुम्हारे सिलेबस में इस बार तुम पे एप्लीकेबल है कारो 20, लेकिन फिर भी चलो कारो 16 के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, तो क्लोज नंबर 14 के अंदर अगर ऐसा कभी है कि ऑडिटर ने जो शेयर से डिबेंचर इशू करे हैं, जिस पर्पस के लिए फंड रेज किया है, अगर उस पर्पस के लिए यूज नहीं हो रहा, तो क्लोज नंबर 14 के अंदर डिस्क्लोजर देना पड़ता था, कारो 16 के अंदर। वहीं अगर पेपर में ये कारो 20 के अकॉर्डिंग आई, बिकॉज एप्लीकेबल तो सर कारो 20 है आपके ऊपर, तो ये वाला रिपोर्टिंग कहाँ पे जाएगा सर? क्लोज नंबर 10 के अंदर। अगर कंपनी ने जिस पर्पस के लिए फंड रेज किए हैं उस पर्पस के लिए नहीं यूज कर रहे, यहाँ पे सर देखो फंड रेज किस चीज के लिए किए थे? बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, लेकिन क्या कर रहे हैं? लॉन्ग टर्म की लोन की पेमेंट कर रहे हैं उससे, जिस पर्पस के लिए फंड यूज किए थे उसके लिए तो यूज नहीं हुए, राइट? तो इसका डिस्क्लोजर सर आपके यहाँ पे आरटीपी में क्वेश्चन में 2016 के अकॉर्डिंग पूछा है कारो, इसके लिए क्लॉज नंबर 14 में डिस्क्लोजर जाएगा सर 2016, कारो 2016 सर, कारो 16 के अंदर ना क्लोज नंबर 14 के अंदर ये रिपोर्टिंग जाती थी, नए कारो कारो 20 के अंदर ये रिपोर्टिंग जाएगी सर क्लोज नंबर 10 के अंदर। ठीक है, बात समझ में? ठीक है सर। एन ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू मेक specific evaluation while forming an opinion on audit report. State those specific evaluation. बेटा ये वाला क्वेश्चन तो स्टडी मेट से करना बनता है, स्टडी मेट के समरी बुक से करना बनता है। रीजन इज डेट बिकॉज यहाँ पे ना कई क्वेश्चन बनते हैं, ये वो वाला क्वेश्चन है जो बच्चे गलती करके आते हैं। क्वेश्चन क्या है कि भैया ऑडिट रिपोर्ट बनाते हुए ऑडिटर को किन स्पेसिफिक इवैल्यूएशन को करना पड़ता है? बेटा देख, माइनर सा डिफरेंस है, यहाँ पे ना 2-3 क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, आपके स्टडी मेट में ना अलग अलग से दे रखा है कि भैया ऑडिट रिपोर्ट देते हुए, ओपिनियन देते हुए ऑडिटर को कुछ चीजों का इवैल्यूएशन करना पड़ता है। ठीक है, तो पेपर के अंदर आए कि ओपिनियन देने के लिए आपको किस चीज का कंक्लूजन करना पड़े, किस कंक्लूजन सॉरी ओपिनियन फ्रेम करने के लिए जिस कंक्लूजन पे तुम पहुंचोगे उसके लिए तुम्हें क्या क्या इवेलुएट करना पड़ेगा। तो सर पेपर में लिख के आओगे सर, ये चेक करोगे सर आपका कंक्लूजन किस चीज पे बेस्ड होगा, आपके पास सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है कि नहीं है, जितनी भी इनकरेक्ट मिस स्टेटमेंट्स है, मतलब मैनेजमेंट ने जो मिस स्टेटमेंट ठीक नहीं की वो मटीरियल है कि नहीं है, उसके अलावा आपको कुछ चीजों के बारे में इवेल्युएशन करना पड़ेगा। क्लियर? पेपर के अंदर आए, देखो सर यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि ऑडिट रिपोर्ट देते हुए ऑडिटर को किस किस चीज के बारे में स्पेसिफिक इवेल्युएशन करना पड़ेगा, स्पेशल इवेल्युएशन। पेपर के अंदर क्वेश्चन आए स्पेशल इवेल्युएशन, तो सर ये सारे पॉइंट है जिसको आपको स्पेशली इवेल्युएट करना पड़ेगा। क्या क्या? कि जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है वो एडुकेटली डिस्क्लोज है कि नहीं है, कंसिस्टेंसी है कि नहीं है, मतलब लास्ट ईयर जो अकाउंटिंग पॉलिसी लगाई थी वही है कि नहीं है, अगर चेंज है तो रीजनेबल है, एफआरएफ है कि नहीं है, एस्टिमेशन मैनेजमेंट जो एस्टिमेशन लगा रहा है वो रीजनेबल है कि नहीं है सर। ठीक है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन, रेलिवेंट और रिलायबल इंफॉर्मेशन मिली है कि नहीं मिली है ऑडिटर को, सारे के सारे जितने भी डिस्क्लोजर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, जितने भी इवेंट और ट्रांजेक्शन है जिनका डिस्क्लोजर जाना चाहिए था, वो सारे के सारे डिस्क्लोजर एडुकेट तरीके से दिखाए गए हैं कि नहीं दिखाए गए, और जो टर्मोलॉजीज यूज करी गई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बनाते हुए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो टर्मोलॉजीज यूज की गई है वो एज पर एफआरएफ है कि नहीं है। क्लियर? पेपर के अंदर क्वेश्चन आए कि ऑडिट रिपोर्ट बनाते हुए ऑडिटर को कौन कौन से स्पेसिफिक इवैल्यूएशन करने होते हैं, तो सर आप ये स्पेशल पॉइंट लिख के आओगे। पेपर के अंदर क्वेश्चन आए द इवैल्यूएशन, किस किस चीज का इवैल्यूएशन करके आओगे, मतलब ऑडिटर को ऑडिट रिपोर्ट या अपना ओपिनियन देते हुए क्या क्या इवैल्यूएट करना होता है, तो बेटा ये पॉइंट लिख के आओगे, और स्पेशल इवैल्यूएशन आए तो ये पॉइंट लिख के आओगे। बात समझ पा रहे हो? माइनर सा डिफरेंस है दोनों क्वेश्चन, मतलब माइनर में बहुत सारा डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे ना बच्चे गड़बड़ करेंगे इसके बहुत चांसेस है। बेटा देख, दो अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या? स्पेशल इवैल्यूएशन के ये सारे पॉइंट है, और जर्नल इवैल्यूएशन आए, द इवैल्यूएशन आए तो ये पॉइंट लिख के आओगे। कंफ्यूज मत होना, स्पेशल इवैल्यूएशन लिखो तभी ये पॉइंट लिखोगे, अगर पेपर में द इवैल्यूएशन आए तो ये वाले पॉइंट आएंगे। ठीक है, ये वो वाला क्वेश्चन है जो पेपर में आता तो बहुत चांसेस है तुम लोग गड़बड़ करोगे। किया? ठीक है सर। मैं जब आप लोग बोलते हो ना कि यस मैम ठीक करके आएंगे तो बड़ा अच्छा लगता है। हाँ जी सर। देयर इज अ
there is a no difference in the provision of NPA as regarding to the category of the NPA, whether the debts are secure and insecure. Critically evaluate the statement on the basis of provision known of the NPA of nationalized banks stated clearly the provision. सर एक बात बताओ, क्या ये बात सही है कि तुम्हारा जो सर एक बात बताओ, बैंक्स के अंदर जब एनपीए हो जाती है कोई एसेट्स, इसका बेसिकली क्या इम्पैक्ट जाता है? इसका दो इम्पैक्ट जाते हैं। पहला तो सर एनपीए के रिगार्डिंग इनकम बुक होती है कैश बेसिस पे, अक्रूवल बेसिस पे नहीं होगी। एनपीए के रिगार्डिंग जो इनकम है वो किस बेसिस पे बुक होगी? सर कैश बेसिस पे। दूसरा इम्पैक्ट क्या जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर? सर इसके रिगार्डिंग प्रोविजन बनाने पड़ते हैं, जो आरबीआई बताता है कि कितना प्रोविजन बनाना है। क्लियर? तो वहां पे अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग प्रोविजन है। सर ऑडिटर इसीलिए तो चेक करता है ना कि सारे के सारे एनपीए ठीक से दिखा रखे हैं कि नहीं दिखा रखे। बिकॉज जो एनपीए हो गए उसके रिगार्डिंग आप क्या चेक करोगे कि सर इनकम खाली कैश बेसिस पे बुक हो, दूसरा जो प्रोविजन बनने चाहिए वो प्रोविजन बने कि नहीं बने। क्वेश्चन है कि सारे कैटेगरीज के एनपीए के लिए सेम प्रोविजन बनता है, चाहे वो सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है। सही है कि बात गलत है? सर मुझे पता है, आपको पता है कि मैम गलत है। आरबीआई ने प्रिस्क्राइब करके रखा हुआ है कि हर कैटेगरी के लिए कितना प्रोविजन बनेगा, सेम तो नहीं है। ठीक है सर, सिक्योर्ड लोन के रिगार्डिंग प्रोविजन बनाने का नीड नहीं है। जैसे ही कोई भी सिक्योर्ड लोन, कोई सॉरी स्टैंडर्ड लोन के रिगार्डिंग एनपीए बना, कोई भी प्रोविजन बनाने का नीड नहीं है। लेकिन जैसे ही स्टैंडर्ड लोन क्या बन जाता है एनपीए, उसको क्या बोलते हैं सबसे पहले? सब स्टैंडर्ड। जैसे ही सब स्टैंडर्ड होगा तो उसका पहला प्रोविजन बनेगा 15 साल के लिए, सॉरी 15% बनेगा। अगर सब स्टैंडर्ड डाउटफुल हो जाएगा तो सर उसके बाद 3 कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है। डाउटफुल है 1 साल तक, तो सिक्योर्ड के रिगार्डिंग 25%, अनसिक्योर्ड के रिगार्डिंग 100%। अगर डाउटफुल रहता है 1 साल से भी ऊपर, 1 साल से लेकर 3 साल तक, सर 1 साल तक डाउटफुल था तो सर सिक्योर्ड पार्ट के लिए 25% का प्रोविजन बनाना है, अनसिक्योर्ड के लिए 100 का। अब सर डाउटफुल है 1 साल निकल गया, 1 साल के बाद प्रोविजन बढ़ जाएगा सर 3 साल तक, सिक्योर्ड पार्ट के लिए 40%, अनसिक्योर्ड के लिए 100%। 3 साल तक मतलब सर फर्स्ट ईयर निकल गया, इसके बाद 2 साल और हो गए, फोर्थ ईयर से फिर भी डाउटफुल है तो कितना प्रोविजन बनेगा सर? पूरा का पूरा 100%, चाहे सिक्योर्ड है अनसिक्योर्ड है, दोनों ही के केस में कितना बनेगा सर? 100%। और उसके बाद वह एसेट किस को क्या क्लासिफाई कर दोगे आप? लॉस एसेट्स पे, उसके ऊपर भी पूरा 100%। तो ये बोलना कि सारी कैटेगरी के लिए सेम परसेंटेज ऑफ प्रोविजन बनेगा, गलत है। कितना प्रोविजन वो डिपेंड करेगा कि वो किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। क्लियर? You have been appointing as the auditor of Dr. Prem Ratan Hospital. Oh. Discuss any 8 important points that would attract your attention while the auditing. सर हॉस्पिटल्स का ऑडिट करते हुए तुम्हें किन किन पॉइंट्स के बारे में ध्यान रखना है? हाँ, एक सेकेंड बेटा, देख पहले तो ये समझ, किसी भी इंडस्ट्री का ऑडिट है चेक नहीं करनी, बस थोड़ा सा प्रोसीजर अलग हो जाते हैं। किसी भी इंडस्ट्री का ऑडिट करोगे चेक तो तुम्हें 4 चीजें ही करनी है, उसकी इनकम, उसके एक्सपेंडिचर, उसके एसेट्स एंड लायबिलिटी। बस एज पर द इंडस्ट्री तुम्हें इन सब की चीजों को चेक करने का तरीका बदल जाएगा। जैसे इनकम, इन केस ऑफ द हॉस्पिटल इनकम कहाँ से आती है सर? पेशेंट से। तो बस चेक करोगे कि भैया जितने भी पेशेंट्स हैं उन सबको जो बिल इशू कर रहे हैं उन सब पे पैसे आए कि नहीं आए, जितने उनको कहाँ से चेक कर सकते हो? पेशेंट के रजिस्टर से चेक कर सकते हो। सर वही जनरल चीज है, उनके इनकम एक्सपेंडिचर एसेट्स और लायबिलिटी चेक करोगे। राइट? ये वाला क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको अलग से डिस्कस करना पड़े। कोई भी 7 8 पॉइंट के लिए बोला है, 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी तुम्हें याद है ना वो लिख लेना। कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि क्या, बस ये ट्राई करना कि सर कुछ पॉइंट इनकम के लिख लेना, कुछ एक्सपेंडिचर के, कुछ एसेट्स के, कुछ लायबिलिटी के। हर किसी के 2 2 3 3 पॉइंट करते जाना कवर। राइट? नेक्स्ट, while the auditor while the auditor may choose to analyze the trade expend monthly trend of expenditure like rent, power, fuel, but for other expenditure an auditor generally prefer to verify other attributes. सर देखो, रेंट,
पावर और फ्यूल के लिए तो आप मंथली चेक करते हो कि भैया पिछले महीने में कितना था, इस साल कितना है। तो बाकी एक्सपेंडिचर को तुम किस तरीके से चेक करोगे ये बताओ। हाँ जी सर। और क्या क्या चीजें चेक करोगे? बहुत जर्नल आंसर है इसका। तुम्हें क्या क्या चेक करना है कि वो जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो रिवेन्यू नेचर की है कि नहीं है, बिजनेस से रिलेटेड है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं पर्सनल एक्सपेंडिचर को डाल दिया। रिवेन्यू नेचर का क्या मतलब है सर? ऐसा तो नहीं कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर रिवेन्यू में चार्ज कर रहे हैं। अरे एक काम करते हैं ना, उस पे जाके फटाफट पढ़ लेते हैं। क्या क्या चेक करोगे? क्या क्या चेक करोगे सर एक्सपेंडिचर्स के बारे में? कॉमन चीजें क्या क्या है? करंट पीरियड का होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंडिचर इस ईयर में बुक कर लिया, मतलब जो चीज प्रीपेड होनी चाहिए थी वो करंट पीरियड में बुक कर रहे हो। ठीक है सर। खाली रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ही आने चाहिए। ऐसा तो नहीं है कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर भी डाल दिया। प्रॉपर ऑथोराइज्ड होना चाहिए, बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए, करेक्ट हेड के अंदर जाना चाहिए, और जो भी एक्सपेंडिचर बुक करो उसके रिगार्डिंग प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, इनवॉइस होना चाहिए, बिल होना चाहिए। राइट। तो मंथली एनालिसिस के अलावा और ये कॉमन पॉइंट है जो तुम एक्सपेंडिचर के अंदर चेक करते हो। क्लियर? ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। While the auditor of a listed company, what are the matters an auditor should keep in mind while determining the KAM, key audit matter paragraph, ऐसे 701। 701 किस चीज के बारे में बात करते हैं सर? सर एक चीज याद रखना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एज एन ऑडिटर ऑफ लिस्टेड कंपनी। पता है क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज की ऑडिट मैटर पैराग्राफ कंपलसरी किसके केस में? लिस्टेड कंपनी के केस में। 701 किसके ऊपर लगता है? लिस्टेड कंपनी के ऊपर। ठीक है। तो 701 के अकॉर्डिंग के ए एम डिसाइड करते हुए ऑडिटर किन किन बातों का ध्यान रखते हैं? के एम डिसाइड करते हुए किन बातों का ध्यान रखते हैं? सर बेटा देख, के एम कौन से मैटर्स होते हैं? देख 260, ऐसे 260 क्या कहते हैं कि कुछ इंफॉर्मेशन ऑडिटर क्या करता है, कुछ बातें ड्यूरिंग द ऑडिट एज पर ऐसे 200 से 260 टीसीडब्ल्यूजी से डिस्कस करता है। जैसे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हो गई, ठीक है, काम करने में कोई डिफिकल्टी रही, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ ऑडिट हो गया, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गए। राइट। तो ये सारी इंफॉर्मेशन एज पर द ऐसे 260 260 ऑडिटर टाइम टू टाइम टीसीडब्ल्यूजी से डिस्कस करते रहते हैं। ठीक है। जो ये डिस्कशन होता है इसमें से जो चीज ऑडिटर को इंपॉर्टेंट लगती है ना, वो सारे के सारे मैटर क्या बन जाते हैं? के एम 260 के अकॉर्डिंग ऑडिटर जो इंफॉर्मेशन टीसीडब्ल्यूजी से डिस्कस करता है, उसकी डिस्कशन में से जो इंफॉर्मेशन उसको इंपॉर्टेंट लगती है ना, कि यूजर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ऑडिट रिपोर्ट के यूजर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो सारे मैटर्स क्या बन जाते हैं सर? के एम। के एम डिसाइड करते हुए कि कौन कौन सा इसमें से इंफॉर्मेशन के एम बनना चाहिए, ऑडिटर की जजमेंट को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं सर? सेकंड, हाँ जी सर। पहले तो वो देखिएगा कौन कौन से मैटर 260 के अकॉर्डिंग डिस्कस किए थे। ठीक है। उसमें से कौन कौन से ऐसे एरिया जो सिग्निफिकेंट रिस्की एरियाज थे वो डिस्कस करेगा सर। उसकी जजमेंट के अकॉर्डिंग कौन कौन से मैटर उसको लगते हैं कि इंपॉर्टेंट है, मतलब स्पेसिफिकली तो वो मैटर जहाँ पे एस्टिमेशन इन्वॉल्व होते हैं, जहाँ पे मैनेजमेंट की जजमेंट इन्वॉल्व होती है, वो सारे मैटर्स। ठीक है। उसके अलावा कोई भी ऐसी सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन या इवेंट जो मैनेज ऑडिटर को लगता है कि इंपॉर्टेंट है, वो डिस्क्लोज करेगा। बेटा एक्चुअली होता क्या है, देख 260 ऐसे 260 के अंदर ना कुछ इंफॉर्मेशन है जो बात करता है कि सर 260 क्या बोलता है कि ऑडिटर को ना टाइम टू टाइम बहुत सारी चीजें टीसीडब्ल्यूजी के साथ डिस्कस करती रहनी चाहिए। पहले क्या था, पहले सिर्फ ऑडिटर टीसीडब्ल्यू से डिस्कस करता था, बात खत्म। लेकिन 701 ने क्या बोला? 701 ने ना ऑडिटर को राइट दे दिया कि इस डिस्कशन में से उसे जो चीज इंपॉर्टेंट लगे ना, वो चीज अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर भी डाल सकता है 701 के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो ये सारे मैटर सेलेक्ट कहाँ से करता है सर? जो डिस्कशन उसने टीसीडब्ल्यूजी के साथ करी है। ठीक है। अब उसमें से सर हो सकता है उसने 15 पॉइंट डिस्कस करे टीसीडब्ल्यूजी के साथ। अब उसमें से कौन कौन से पॉइंट के एम बनने चाहिए ये कंसीडर करते हुए इन इन बातों का ध्यान रखता है कि उनमें से कौन से वाले मैटर सिग्निफिकेंट रिस्की मैटर थे। ठीक है। कौन कौन से मैटर्स के अंदर मैनेजमेंट का जजमेंट और एस्टिमेशन इन्वॉल्व था। राइट।
और कौन कौन से मैटर सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजेक्शन के बारे में थे जिनका इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। उन सारे मैटर्स को जो डिस्कशन उसने टीसीडब्ल्यू के साथ डिस्कस किया है, जितने भी मैटर डिस्कस किए हैं उसमें से जो इन चीजों जो ये सारे फैक्टर्स हैं ये इफेक्ट करते हैं ये डिसाइड करने में से कि इसमें से कौन कौन से मैटर उसे केएम बनाने हैं। बात समझ पाए, बात समझ पाए। 260 के अकॉर्डिंग जो मैटर्स थे उसमें से चूज करेगा और चूज करते हुए ये तीनों फैक्टर्स को इफेक्ट करेंगे, राइट? ठीक है सर। नेक्स्ट है public money should not be utilized for the benefit of a particular person or selection of the community. List out the exception to this rule while audit against property. Sorry, proprietary. Sir, proprietary audit. इसका क्या मतलब है? सर बेसिकली ना, जहाँ जैसे कि गवर्नमेंट ऑडिट करते हो ना, तब उस टाइम पे तुम प्रोप्राइटरी ऑडिट के प्रिंसिपल को फॉलो करते हो। बेसिकली प्रोप्राइटरी प्रिंसिपल क्या कहते हैं? प्रोप्राइटरी प्रिंसिपल कहते हैं कि भैया देख, गवर्नमेंट के ऑडिट के अंदर भी क्या गवर्नमेंट के पास कहाँ का पैसा आता है? पब्लिक का पैसा, टैक्सेस का पैसा। उसको यूज किसके लिए करना चाहिए? पब्लिक के लिए। प्रोप्राइटरी ऑडिट बोलते हैं कि भैया जब भी प्रोप्राइटरी ऑडिट तुम करोगे तो तुम्हारा बेसिक प्रिंसिपल ये कहता है कि ये चेक करना कि ओकेजन से ज्यादा, मतलब जहां तुम चेक करते हुए ये देखना कि जो सामने वाला पर्सन है वो प्रोप्राइटरी प्रिंसिपल को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब ये प्रोप्राइटरी प्रिंसिपल क्या कहता है कि जरूरत से ज्यादा एक्सपेंडिचर तो नहीं कर रखा। मतलब भाई तुम्हारा जितना पैसे हैं, अगर वो पैसे तुम्हारे होते तो खर्च करते हुए तो तुम जितना दिमाग लगाते ना, तो क्या पब्लिक का पैसा भी खर्च करते हुए तुमने सेम दिमाग लगाया कि नहीं लगाया? या फिर ऐसा तो नहीं है कि तुम पब्लिक के पैसे के लिए अपने पर्पज के लिए फुलफिल कर रहे हो, मतलब पब्लिक के पैसे को अपने ऑब्जेक्टिव के लिए यूज कर रहे हो, राइट? तो प्रोप्राइटरी प्रिंसिपल क्या कहता है कि भैया जब भी ऑडिट करो तो देख लेना पैसे खर्च जो किए गए हैं वे प्रॉपर विजिलेंस के साथ किए गए हैं कि नहीं किए गए। दूसरा, अपने बेनिफिट के लिए तो नहीं कर रहा, मतलब मैनेजमेंट, गवर्नमेंट या कोई भी पर्सन जो पब्लिक का पैसा यूज कर रहा है वो अपने बेनिफिट के लिए यूज नहीं कर रहा। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है। वैसे तो प्रोप्राइटरी ऑडिट अलाउड नहीं करता कि अपने पर्पस के लिए फुलफिल करो या किसी पर्टिकुलर पर्सन या कम्युनिटी के लिए यूज करो, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या क्या है? तो मान लीजिए कोर्ट का ऑर्डर है, उस पे किसी पर्टिकुलर पर्सन या कम्युनिटी के लिए यूज हो रहा है, या बहुत ही इनसिग्निफिकेंट और बहुत छोटा अमाउंट है, या किसी पॉलिसीज के अंदर या रेगुलेशन के अंदर किसी किसी पर्टिकुलर पर्सन या कम्युनिटी के लिए यूज करना पड़ रहा है, तो बात अलग है। अदरवाइज प्रोप्राइटरी प्रिंसिपल क्या कहता है कि भाई पब्लिक का पैसा पब्लिक के लिए यूज करोगे, किसी पर्टिकुलर पर्सन या कम्युनिटी के लिए यूज नहीं करोगे, राइट? दीज आर द एक्सेप्शंस। गवर्नमेंट का डायरेक्शन, रूल एंड रेगुलेशन या कोई पॉलिसी है या फिर अमाउंट बहुत इनसिग्निफिकेंट, बहुत ही छोटा अमाउंट है। क्लियर? सर ये था आपका डिवीजन ए और सॉरी डिवीजन बी। अब आ जाते हैं डिवीजन ए के ऊपर। हाँ जी सर। डिवीजन ए में क्या है? पहला केस स्टडी। पहली केस स्टडी क्या है? अ पार्टनरशिप फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय द नेम ऑफ एचएस एंड एसोसिएट was appointed to the audit book of account of WT लिमिटेड। हमारा क्लाइंट का नाम क्या है? WT लिमिटेड। वो फाइनेंशियल ईयर 29-20 एएस एंड एसोसिएट, मतलब जो सीए फर्म है, कंसीडर ऑफ द टू पार्टनर, दो पार्टनर है, कौन कौन से? सीए एंड सीए एस। ठीक है। while conducting the audit of WT Limited for the financial year 1920, CAH, one of the partner of HS and associate used different audit approach in order to obtain audit evidence. ठीक है sir. The different audit procedures used by CAH were as follow. ठीक है sir. पहला क्या है? WT Limited was engaged in manufacturing business of wooden doors. ठीक है, आपका क्लाइंट क्या काम कर रहा है सर? वुडन डोर बना रहा है। CAH and his team member carefully watched the whole process of counting the finished wooden doors by employee of WT Limited. The counting of finished wooden door was necessary for the purpose of verification of stock of finished wooden door. सर यहाँ पे क्या हो रहा है? फिजिकल काउंटिंग अटेंड कर रहा है क्लाइंट,
ऑडिटर, फिजिकल काउंटिंग जो क्लाइंट करवा रहा है ऑडिटर उसको अटेंड कर रहा है, परफेक्ट है। दूसरा क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर हैं जो उसने यूज किए हैं। सीए ने ये प्रोसीजर, ये 5 प्रोसीजर यूज करे हैं। पहला है फिजिकल वेरिफिकेशन को अटेंड किया है, ठीक है सर। दूसरा क्या है, इन डब्ल्यूटी लिमिटेड, सर क्लाइंट का काम क्या था, मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है। WT Limited, the stock of finished wooden door was valued as manually by the multiplying the number of finished wooden door with the value per finished door. ठीक है सर। A team member of CAH again did the calculation in order to verify the accuracy regarding the valuation of the stock of wooden finished door. क्या सर हुआ क्या, WT लिमिटेड मतलब जो क्लाइंट है जिसके तुम ऑडिट पे गए, वो फिजिकल वेरिफिकेशन करवा रहा है, साथ ही में उसका जो स्टाफ है उन्होंने क्या किया, इसके वैल्यूएशन को रिकैलकुलेट, उसको कैलकुलेट किया। स्टाफ ने, आपके क्लाइंट ने उसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया और सीए ने क्या किया, अगेन उसको कैलकुलेट किया। इसको हम क्या बोलते हैं सर, रिकैलकुलेशन। मतलब क्लाइंट ने तो रिकैलकुलेट करा ही है, हमने खुद भी रिकैलकुलेट करके देख लिया, ठीक है सर। अच्छा एक बार बता, इस क्वेश्चन के अंदर क्या था कि डिफरेंट डिफरेंट ऑडिट प्रोसीजर्स का यूज करके ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करें। डिफरेंट डिफरेंट ऑडिट प्रोसीजर कौन से हैं सर, ऐसे 500 ने बताए हैं ना डिफरेंट डिफरेंट ऑडिट प्रोसीजर, कौन कौन से हैं, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, रीपरफॉर्मेंस, रिकैलकुलेशन जो अभी यूज हुआ, एक्सटर्नल कंफर्मेशन और एनालिटिकल प्रोसीजर। अभी तक क्या क्या यूज कर चुके हैं ये लोग, ऑब्जर्वेशन कर चुके हैं, प्रोसेस को देख रहे हैं। दूसरा रिकैलकुलेशन कर चुके हैं, ठीक है सर। अब थर्ड देखते हैं क्या है। CAH with the help of his team member obtain a information from person who was experienced in manufacturing business of wooden one about the purchase price of the raw material required in manufacturing business of wooden door and also obtain the some non financial information। अच्छा सर, थर्ड पर्सन से इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करी, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ठीक है, उसके प्राइजेस के बारे में भी करी और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी ऑब्टेन करी, ठीक है। नेक्स्ट है CAH and his team member while conducting the audit of WT Limited for financial year 19-20 in detailed check and evaluation the book of account and related documentation, ठीक है सर, बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करें, उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट चेक करें, परफेक्ट। CAH asked for the written confirmation regarding the accounting balance from debtor and creditors. Oh, good. External confirmation, ठीक है सर। ये सारे प्रोसीजर्स के हैं, इन सबको प्रोसीजर करके उसने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करें, बहुत बढ़िया। अब देखिए रिगार्डिंग क्वेश्चन क्या है, keeping the basic concept about the various audit procedure in mind, answer the following multi choice questions। ठीक है सर, पूछिए क्या क्वेश्चन, हमने परसों सब पूछ लिया, ठीक है सर। CAH and his team member carefully watched the whole process of counting of finished wooden doors by employee। क्लाइंट ने जो फिजिकल वेरिफिकेशन किया था, हमने वो केयरफुली प्रोसेस को देखा। दिस इज द एग्जांपल ऑफ विच ऑडिट प्रोसीजर, अभी डिस्कस किया था सर। किसी प्रोसेस को होते हुए देखना, कौन सा ऑडिट प्रोसीजर है, ऑब्जर्वेशन, राइट। नेक्स्ट क्या है, in order to verify the accuracy regarding the valuation of the stock of wooden finished goods, a team member of HS Limited again did the calculation। This is the example of which audit procedure, again did the calculation। में क्या मतलब है कि भैया पहले क्लाइंट आपका ऑलरेडी कर चुका है, WT लिमिटेड ऑलरेडी कर चुकी है, ऑडिटर फिर से कर रहा है, फिर से क्या कर रहा है, रिकैलकुलेशन। इस प्रोसीजर को आप क्या बोलोगे सर, रिकैलकुलेशन, ठीक है सर। CAH with the help of his team members obtain information both financial and non-financial from the experienced person in manufacturing business, ठीक है सर, of wooden door। These experienced person provide the relevant information। This whole method of obtaining information is the example of which
सर इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन में तो क्या करते हैं, इंस्पेक्शन होता है सर डॉक्यूमेंट्स का या टेंजिबल एसेट्स का। रीपरफॉर्मेंस नहीं सर। इंक्वायरी, यस सर। थर्ड पर्सन से इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करी, इंफॉर्मेशन पूछी है, इसको हम क्या बोलते हैं सर, इंक्वायरी। इन्वेस्टिगेशन इसको बोल सकते हैं कि नहीं सर, नहीं, ऑडिट के अंदर इन्वेस्टिगेशन होता ही नहीं है, ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन तो अलग अलग चीज है। तो क्या है सर, इंक्वायरी, थर्ड पर्सन से इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना, ठीक है। H and his team members detailed check and evaluate the book of account and the relevant document of H Limited. This example of which audit procedures? डॉक्यूमेंटेशन और बुक को चेक किया, अभी मैंने बोला था सर डॉक्यूमेंटेशन एंड बुक को चेक करना क्या हो गया, इंस्पेक्शन। डॉक्यूमेंट उठाए, सेल चेक करनी है, सेल्स बुक उठाई और एक चीज को चेक करने लग गए, दिस इज इंस्पेक्शन। Ask for written confirmation regarding the account balance from debtor and creditor by the CAH is the example of which थर्ड पार्टी से कोई इंफॉर्मेशन राइटिंग में ले रहे हो तो वो क्या होगा सर, डायरेक्ट कंफर्मेशन, ऐसे 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन। क्लियर सर, देखो ऐसे 500 ने प्रोसीजर दिया है ना, उन्हीं वो ही सारे प्रोसीजर है। क्लियर, नेक्स्ट केस स्टडी क्या है, हाँ जी, सेकंड केस स्टडी क्या है सर, RM and Associate has been appointed as auditor of the TechBlock Consulting Limited, ठीक है सर, for the year 2021. CAR and CAM were the engagement partner. Okay. पहला है, the firm has freshly appointed two article clerks who had no practical knowledge in the area of auditing. ठीक है सर, नए आर्टिकल्स आए हैं, उनको ऑडिट के बारे में नहीं पता, हो सकता है बैंकिंग का काम, टैक्सिंग का काम किया हो, टैक्सेशन का, ठीक है। दे हैव टू वर्क टू टाइट हार्ड हेडेड factual issues, ठीक है सर, and were battling to the understand the various terms and their objective in the field of audit, ठीक है सर, बहुत डिफिकल्टी हो रही है ना ऑडिट को समझने में, डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स को समझने में। ओके, to make sure that the article clerk do not misplace or mishandle the working paper, क्योंकि उनको इतना नॉलेज नहीं है ना ऑडिट का, ठीक है। तो CAM also describe the relevance of the audit file, ठीक है सर, and clarify that working papers are the property of auditor। भैया पहले ही बता दिया कि देखो तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें अभी बता रहे हैं कि वर्किंग पेपर हमारी डॉक्यूमेंट है, हमारी प्रॉपर्टी है, किसी को मत देना। Such audit files should be preserved for the period of the 7 years। 7 कहाँ से सर, ऑडिट रिपोर्ट से, ठीक है। CR was scrutinized the book of account, suspected some fictitious sale, oh fraud, as a result of which he anticipated inflated debtors. Okay sir, management were reluctant to give the detail, नहीं दे रहे हैं डिटेल। CAR could not gather more evidence from management, he ought to obtain information from third party, थर्ड पार्टी से इंफॉर्मेशन ले रहे फिर। ओके सर, मतलब एक्सटर्नल कंफर्मेशन लिया सेल्स के बारे में। ओके, ऑन फर्दर पर्सन ऑफ द ओपनिंग बैलेंसेस, ओपनिंग बैलेंस को चेक करते हुए सर, ओपनिंग बैलेंस के बारे में कौन से ऐसे बात करते हैं, दो ऐसे हैं। अगर इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है, मतलब ऐसा क्लाइंट जिसका पिछली साल ऑडिट नहीं किया, तो 510 लगेगा, 510 भी लगेगा। अगर कंटिन्यू ऑडिट क्लाइंट है, मतलब पिछली साल भी ऑडिट किया था, इस साल फिर से आ गया, तो खाली 710 लगेगा। राइट, ये दो स्टैंडर्ड्स बात करते हैं किस चीज के बारे में, ओपनिंग बैलेंसेस के बारे में, याद है ना, क्लियर। On further person of opening balance, it is essential to preserve that the accounting policies has been consistently applied in the current period financial statement की वजह पिछली साल जो अकाउंटिंग, सर अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में FRF ने क्या बोला हुआ है सर, FRF अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या बोलते हैं कि सर जो अकाउंटिंग पॉलिसीज तुम पिछली साल लगा रहे थे, इस साल भी तो वही लगाओगे, अगर चेंज करोगे तो उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर जो आता है कि भैया तुमने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करी है, क्यों करी है, ये सब कुछ डिस्क्लोजर देना होता है। जो फंडामेंटल अकाउंटिंग पॉलिसीज है ना, कंसिस्टेंट, फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या, कंसिस्टेंसी, अकाउंटिंग पॉलिसीज, जब फंडामेंटल सर कंप्लायंस में होगा तो डिस्क्लोजर देना पड़ता है।
ठीक है सर। तो ओपनिंग बैलेंसेस के बारे में हमें क्या चेक करना पड़ता है कि सेम अकाउंटिंग पॉलिसी लगाई है कि नहीं लगाई। अगर नहीं लगाई, उसमें अगर चेंज है तो एज पर एफआरएफ डिस्क्लोजर है कि नहीं है, राइट। CAM assigned his duty to his article clerk. The article explained to the CAM about how he had observed that accounting policies were not consistently applied. मतलब पिछली बार कुछ और accounting policies थी, इस बार कुछ और है. In relation to the opening balances in accordance with the financial reporting framework, or a change is not properly accounted or not adequately disclosed. ठीक है सर, मतलब एफ पर एफ कंप्लायंस नहीं है. ओके सर. Subsequently, the auditor gathered from the management that there is a fire in the factory premises. Okay. After the balance sheet date, as a result of which the company suffered loss of inventories. He did not provide any condition in the balance sheet date. It did not provide any condition in the balance sheet date. SA 560 deals with such type of the transactions. ये कौन सी transaction है सर? Subsequent transaction. कोई सर देखो, सब्सिक्वेंट ट्रांजेक्शन कौन सी होती है, इसको समझने के लिए आपको दो चीज समझनी पड़ेगी, तीन डेट समझनी पड़ेगी. बैलेंस शीट डेट मतलब तुम्हारा 31 मार्च जब बुक्स क्लोज होती है. दूसरा तुम्हारा ऑडिट रिपोर्ट का डेट. ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट का डेट मान लीजिए सर 1 राइट. उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करने का डेट. क्लियर सर. सब 560 क्या बोलते हैं कि सब्सिक्वेंट ट्रांजेक्शन, जहां सब्सिक्वेंट ट्रांजेक्शन का डिस्क्लोजर जाना चाहिए एज पर द एफआरएफ, तो क्या वो डिस्क्लोजर AS4 हो गया, एज पर द एफआरएफ जा रहा है कि नहीं जा रहा. क्लियर. तो सब्सिक्वेंट इवेंट कौन कौन से होते हैं. कोई ऐसा इवेंट, दो चीज इंक्लूड होती हैं, एक तो इवेंट, दूसरा होता है फैक्ट. ऐसा इवेंट जो तुम्हारा 31 मार्च से लेके लेकिन ऑडिट रिपोर्ट से पहले अक्कर हुआ है, ऐसे इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं सर, सब्सिक्वेंट इवेंट. दूसरा, या ऑडिट रिपोर्ट के बाद कोई फैक्ट ऑडिटर को पता चला है. ठीक है, ये दो चीज क्या होती है, सब्सिक्वेंट इवेंट के अंदर काउंट होती है. यहाँ पे क्या हुआ है सर, बैलेंस शीट डेट के बाद, ये नहीं बोला कि ऑडिट रिपोर्ट की डेट के बाद आग लग गई, एक इवेंट अक्कर हो गया, तो सर ये सब्सिक्वेंट इवेंट बन गया. तो सर सब्सिक्वेंट इवेंट, सर देखो सब्सिक्वेंट हमारा जो ऐसे छोड़ो, हमारा जो एएस है ना, हमारा जो एफआरएफ है, हमारा AS4 भी क्या बोलते हैं सर, जो सब्सिक्वेंट इवेंट है उनका डिस्क्लोजर जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर. अब मैनेजमेंट बना रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो भैया अगर AS ने बोला तो उन्हें डिस्क्लोजर तो देना पड़ेगा. अब ऑडिटर को चेक करने के सब्सिक्वेंट इवेंट सारे के सारे दिखाए गए हैं कि नहीं दिखाए गए, और सब्सिक्वेंट इवेंट को किस तरीके से चेक करना है और किस तरीके से उसको ऑडिट रिपोर्ट में डालना है, इसके बारे में बात करता है तुम्हारा 560. पूरी बात समझ में आई सर. एफआरएफ ने बोला है तो दिखाना पड़ेगा, तो दिखाना पड़ेगा. और किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट की. हम तो बस ये चेक करते हैं कि जो सब्सिक्वेंट इवेंट थे वो आए कि नहीं आए, राइट. तो यहाँ पे फायर है, मैनेजमेंट ने नहीं दिखाया. अब एज पर द एज दिखाना चाहिए था, बिकॉज दिस इज द सब्सिक्वेंट इवेंट. क्लियर. चलिए सर, अब जरा क्वेश्चन आंसर रीड कर लेते हैं जल्दी से. The auditor explained his audit team the purpose of the audit documentation, which is the following is incorrect. इसमें से कौन सा ऐसा पर्पज है जो इनकरेक्ट है, मतलब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कौन सा पर्पज फुलफिल नहीं करता. पहला, audit documentation able the conduct of quality control review and the inspection in according to the SQC1. Yes sir. It's help in preparation of financial statement. Sir, ऑडिटर तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता ही नहीं है, तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में हेल्प करता है, नहीं सर. तो कौन सा पर्पस नहीं फुलफिल करता, क्या है, इन हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. क्लियर. नेक्स्ट क्या है, द ऑडिटर strictly ensure that रेज नहीं हो रहा, चलिए कोई बात नहीं. The auditor strictly ensure that the audit team should document assemble all the working paper in audit file. The completion of the assemble of the audit file is an administration purpose, should be done in कितने दिन के अंदर आपको ऑडिट फाइल बन जाना चाहिए सर. सर आपके ऑडिट रिपोर्ट के 60 डेज के अंदर. should be done within the 60 days from the, नहीं सर, completion of the audit नहीं, should not be more than the 60 days from the date of the audit report.
ऑडिट रिपोर्ट के 60 दिन के अंदर आपका ऑडिट फाइल फाइनल हो जाना चाहिए, और एक बार ऑडिट फाइल फाइनल हो जाता है तो उसके अंदर चेंज नहीं कर सकते, राइट? ठीक है सर। विद द रेफरेंस ऑफ द पैरा 3 ऑफ द केस सिनेरियो, दिस इज द केस ऑफ ऑब्टेनिंग एक्सटर्नल कंफर्मेशन। यस सर, जहां उसको डेटर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए था और मैनेजमेंट नहीं दे रहा था, तो क्या हुआ था, उसने थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन लिया था, राइट? External confirmation by the auditor, which is the following is inappropriate with regarding to the external confirmation। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट एक्सटर्नल कंफर्मेशन के लिए इनकरेक्ट है सर? External confirmations are restrict to the account balances only। नहीं सर, खाली अकाउंट बैलेंस नहीं, इसके अलावा सर किसी और चीज के लिए भी तुम एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले सकते हो ना सर। बोला क्या गया है, पहला ही स्टेटमेंट गलत है। कि पहला स्टेटमेंट क्या है कि खाली अकाउंट बैलेंसेस के बारे में तुम एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेते हो, क्या ऐसा है क्या? नहीं सर, तुम बाकी चीजों के रिगार्डिंग भी एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले सकते हो। जैसे मान लीजिए कोई एग्रीमेंट हो रखा है, उससे कंफर्मेशन के लिए ले रहे हो, या फिर मान लो इन्वेंट्री है थर्ड पार्टी। आज ही केस डिस्कस किया था कि अगर थर्ड पार्टी के पास इन्वेंट्री रखा हुआ है तो उसके रिगार्डिंग क्या कौन सा प्रोसीजर रहेंगे। एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेके देख लो कि भैया आपके पास इन्वेंट्री है ना, क्लियर? तो खाली फाइनेंस अकाउंट बैलेंस के बारे में नहीं, बाकी चीजों के रिगार्डिंग भी एक्सटर्नल कंफर्मेशन लिया जा सकता है। ठीक है सर। With reference to the para 4, in such situation, para 4 CAM shall express। para 4 था किस चीज के बारे में सर? para 4 था फॉर द फर्दर परस्यूइंग ओपनिंग बैलेंस। अच्छा, कि ओपनिंग बैलेंसेस के अंदर अकाउंटिंग पॉलिसीज का कंप्लायंस नहीं किया ना, उसका डिस्क्लोजर दिया एज पर द एफआरएफ, मतलब कंसिस्टेंसी नहीं है अकाउंटिंग पॉलिसीज के अंदर, ना उसका डिस्क्लोजर दिया। ठीक है, तो इस केस में तुम्हारा ओपिनियन कैसा जाएगा? कैसा ओपिनियन जाएगा सर? डिस्क्लेमर? नहीं सर, हमें तो डिस्क्लेमर कब देते हो, जब तुम्हें इंफॉर्मेशन ऑब्टेन नहीं होती। क्वालिफिकेशन, थर्ड क्या, क्वालिफिकेशन और एडवर्स इन अकॉर्डेंस विद द एसए 705। अकाउंटिंग पॉलिसी कंप्लायंस नहीं किया, एफआरएफ के साथ कंप्लायंस नहीं किया, दिस इज समथिंग वेरी बिग। तो क्वालिफिकेशन और एडवर्स एज पर द केस, आपको बस ये चेक करना है कि जो अकाउंटिंग पॉलिसीज के अंदर इनकंसिस्टेंसी है वो कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी है। कोई छोटी सी अकाउंटिंग पॉलिसी है, फिर कोई ऐसी बड़ी अकाउंटिंग पॉलिसी है जिसका इम्पैक्ट पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे पड़ेगा। उसके बेसिस पे तुम्हें डिसाइड करना है कि क्वालिफिकेशन जाएगा या फिर एडवर्स, राइट? ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन रिस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर मेंशन इनटू द पैरा 5। पैरा 5 किस चीज के बारे में था? सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में, कि आग लग गई है और मैनेजमेंट ने इसका डिस्क्लोजर नहीं दे रखा। व्हाट प्रोसीजर, अच्छा, व्हाट प्रोसीजर शुड ऑडिटर परफॉर्म टू आइडेंटिफाई सच इवेंट? कौन से इवेंट? 570 560 किसके बारे में? सब्सिक्वेंट इवेंट। तो भैया सब्सिक्वेंट इवेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए ऑडिटर कौन कौन से प्रोसीजर करते हैं? तो सब्सिक्वेंट इवेंट के रिगार्डिंग ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सब्सिक्वेंट इवेंट्स के रिगार्डिंग ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये चेक करे कि जितने भी इवेंट है जो एज पर द एफआरएफ बुक के अंदर डिस्क्लोज होने चाहिए थे, क्या मैनेजमेंट ने उन सबका डिस्क्लोजर दिया है कि नहीं दिया। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कौन कौन से सब्सिक्वेंट इवेंट थे, राइट? तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कौन कौन से प्रोसीजर है सर? एक काम करते हैं, पहले जाके चेक कर लेते हैं कौन कौन से प्रोसीजर है। पहले सर एक बात बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका? मैनेजमेंट का। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एफआरएफ के अकॉर्डिंग बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका? मैनेजमेंट का। अब एएस 4 बोलते हैं कि सब्सिक्वेंट इवेंट को डिस्क्लोजर देना है, इसके रिगार्डिंग फुलफिल ये रिक्वायरमेंट फुलफिल किसे करनी है? मैनेजमेंट को। तो मैनेजमेंट ने भी तो खुद अपने सिस्टम के अंदर प्रोसीजर लगा रखे होंगे ना, जो आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन से सब्सिक्वेंट इवेंट है, तभी तो उसका रिपोर्टिंग कर पाएगा। तो उन प्रोसीजर की अंडरस्टैंडिंग लोगे, मैनेजमेंट से इंक्वायरी करोगे उन्होंने सारे के सारे सब्सिक्वेंट इवेंट दिखाए कि नहीं दिखाए। दूसरा, सिर्फ बैलेंस शीट डेट और ऑडिट रिपोर्ट के बीच में जितनी भी मीटिंग हुई है उन सबके मिनट्स चेक करोगे। और इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे लिस्टेड कंपनी के केस में क्वार्टरली बेसिस पे जाती है, तो वो सारे इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ के देखोगे कोई ऐसा इवेंट तो नहीं है जो इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ रहा है लेकिन सब्सिक्वेंट इवेंट का डिस्क्लोजर नहीं दे रखा। तो दीज आर द मेथड जिनका यूज करके ऑडिटर सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है सर, यहाँ पे कौन कौन से दे रखे हैं? Statement 1. Obtain the understanding of any procedure management has stabilized as well as inquiry with the management। सही बात है। 2 charge with governance performing for the identifying of such event
सर सब्सिक्वेंट इवेंट, यस सर, ये दो प्रोसीजर तो है ही, पहले दो प्रोसीजर, ठीक है सर। स्टेटमेंट 2 में कौन सा, इंस्पेक्शन ऑफ द मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ द एंटिटी, यस सर, that has been held after the date of the balance sheet date, and inquiry about the matter addressed at any such meeting for which minutes are not yet available. That's so. The auditor should not read the entity's later subsequent interim financial statement. क्यों नहीं पढ़ोगे भैया, interim financial statement भी तो पढ़ोगे, उससे भी तो पता चल सकता है कि उस पीरियड के अंदर कौन कौन सी ट्रांजेक्शन हुई हैं, राइट? तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है? थर्ड। आप खाली फर्स्ट प्रोसीजर करोगे? नहीं सर। आप खाली सेकंड प्रोसीजर करोगे? नहीं सर। आप पहला और सेकंड प्रोसीजर साथ में करोगे, थर्ड प्रोसीजर नहीं करोगे। क्लियर? ठीक है सर। सर ये था आपका मॉक टेस्ट पेपर। आप बोलोगे नहीं मैम अभी रहता है, यस सर मैंने देख लिया, आपके एमसीक्यूज रहते हैं, फटाफट वो और पढ़ लेते हैं, 5 एमसीक्यूज है। हाँ जी। Essay 52 of Companies Act state that security premium account can be applied by the company for the one of the following mentioned for the purpose mentioned below, which is the following is the correct option. किस किस पर्पस के लिए तुम अपना सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट को यूज कर सकते हो? हाँ जी बेटा, सेक्शन 52 किस चीज के बारे में बात करते हैं कि भैया अगर आपने शेयर्स प्रीमियम पे इशू किया तो इसके किस में और तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट? बेटा देख, अगर शेयर कभी भी प्रीमियम पे होगा तो उसकी रिगार्डिंग कंपनी की 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। क्या क्या भैया? एक तो जितना भी अमाउंट है उसको अलग से एक अकाउंट में ट्रांसफर करवाते हुए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है, कंपनी ने किया। दूसरा, फ्री सिक्योरिटी प्रीमियम इज नॉट अ फ्री रिजर्व कि हर पर्पस के लिए यूज नहीं हो सकता, सिर्फ स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होता है, जैसे बाय बैक के लिए हो सकता है, बोनस शेयर इशू करने के लिए हो सकता है, प्राइमरी एक्सपेंडिचर राइट ऑफ करने के लिए हो सकता है, राइट? डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के लिए हो सकता है या डिबेंचर्स के लिए हो सकता है। हर चीज के लिए यूज नहीं कर सकते, स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शंस है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, पहला किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं? टू एडजस्ट द लॉस ऑन द रिवैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स। अरे नहीं सर, फ्री रिजर्व थोड़ी ना है, किसी चीज के लिए यूज कर लोगे। टू पे डिविडेंड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के लिए यूज कर लोगे? नहीं सर, खाली फ्री रिजर्व से दे सकते हैं। प्रोविजन फॉर द प्रोवाइडिंग फॉर द प्रीमियम पेबल ऑन द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, यस सर, इसके लिए तुम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का यूज कर सकते हो, यस सर। इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी, ठीक है सर। नेक्स्ट क्या है? CR illustrated to his team that the utilization of the audit program can be retained in enhanced only by keeping the program as also to the client operations and internal control under the recurring assessment. Which attribute to the audit program is highlighted here? Periodically review कि भैया टाइम टू टाइम पे आपको अपने ऑडिट प्रोग्राम को रिव्यू करना पड़ेगा पीरियोडिक बेसिस पे, राइट? The firm RK and Associate has been extension understanding of the code of ethics, right? A important topic because इस बार explain किया है इससे, because this is amendment. पहले वाले स्टडी मेट के अंदर कोड ऑफ एथिक्स लिख के दिए हुए थे लेकिन एक्सप्लेन नहीं थे, अब एक्सप्लेन है, तो इस पे पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। That underline the fundamental principles relevant to the auditor when conducting the audit of financial statement and providing a conceptual framework for applying this principle, which is the following does not form part of the fundamental principle. इसमें से कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल नहीं है? इंटेग्रिटी है सर, प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर है सर, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म नहीं सर, ये आपके फंडामेंटल प्रिंसिपल नहीं है। दिस इज नॉट योर एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, ये तुम्हारे कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं आता। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म तुम्हारे कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं आता, कोड ऑफ एथिक्स में नहीं आता, ठीक है? ऑल दो ऑडिट करते हुए तुम्हें प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को मेंटेन करना है, लेकिन ये तुम्हारे कोड ऑफ एथिक्स एथिकल रिक्वायरमेंट का पार्ट नहीं है, राइट? प्रोफेशनल बिहेवियर है सर। Which is the following is not the example of the event and condition that may cast significant doubt on entity's ability to continue as going concern. Going concern के बारे में कौन सा स्टैंडर्ड बात करते हैं? ऐसे 570 क्लियर। पहला क्या है? लॉस ऑफ द KMP की मैनेजमेंट पर्सन विदाउट रिप्लेसमेंट। अगर ऐसा कुछ होगा तो बिजनेस बंद हो ही जाएगा। यहाँ पे क्या है, इसमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है जिसकी वजह से गोइंग कंसर्न पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है?
एडवर्स की फाइनेंशियल रेशियो, नहीं सर, ये भी बताएगा कि फ्यूचर में हो सकता है बिजनेस बंद हो जाए, इंडिकेटर है। इनएबिलिटी टू पे क्रेडिटर ऑन ड्यू डेट, ये भी इंडिकेटर है सर, तो ऑटोमेटिकली लास्ट ही होगा सर जब सबके सब इंडिकेटर है। करंट ईयर प्रॉफिट टर्न टू लॉस आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, ये है सर, क्योंकि जेन्युइन लॉस नहीं है, सिर्फ डेप्रिसिएशन की वजह से लॉस हुआ है, राइट। MS PQR and Associate is appointed as the new auditor, नया ऑडिटर है Prince Limited. On the conducting the audit, the firm found that the accountant has been entered fake invoice of credit purchase in the books of account, aggregate of 75 lakh, and clear all the payment to fake creditors. Okay. The auditor, the auditor PQR and Associate should report such fraud. Yes sir, report तो करना पड़ेगा. सेंट्रल गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ऑडिट कमेटी, CAG. किसको फ्रॉड करोगे सर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या ऑडिट कमेटी को. सर देखो, अगर कोई भी फ्रॉड 1 करोड़ या उससे ज्यादा होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को करना होता है. RBI को कब फ्रॉड रिपोर्ट करते हैं? अगर बैंक से रिलेटेड होता है, ठीक है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ऑडिट कमेटी को हर केस में, चाहे फ्रॉड का अमाउंट कुछ भी है, रिपोर्ट करना होता है. CAG को गवर्नमेंट कंपनी के केस में, ठीक है. तो यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, 1 करोड़ से कम है, ना बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, तो किसको करोगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ऑडिट कमेटी को. क्यों सर? ये था आपका मॉक टेस्ट पेपर, पढ़ लेना, यहाँ से एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है. इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम हो तो जस्ट व्हाट्सएप मी ऑन, ठीक है. चलिए, बाय बाय, ऑल द बेस्ट.